ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ए गनस्लिंगर सिस्टम इन अ वर्ल्ड ऑफ मैजिक, अध्याय 101। जैसे ही वह उस अंधेरे से बाहर निकाला जा रहा था जिसमें वह डूबा हुआ था और अपने शरीर में फिर से संवेदना प्राप्त कर रहा था, हेनरी को लगा कि कोई उसे चाट रहा है। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि निक्स की गुलाबी जीभ उसके चेहरे को चाट रही है। क्या क्या कर रही हो? उसने अपने टेलीपैथिक कनेक्शन का उपयोग करते हुए उससे पूछा, क्योंकि उसे लगा कि उसका मुंह खोलने पर वह उसके अंदर चाटेगी। अच्छा, तुम जाग रही हो, निक्स ने कहा और उससे दूर चली गई। तुमने मुझे थोड़ी देर के लिए चिंतित कर दिया था, और मुझे चाटना ही तुम्हारी चिंता को दूर करने का तरीका है। हेनरी ने स्थिति के बावजूद मुस्कुराते हुए उससे पूछा। ठीक है, मैंने थोड़ी देर के लिए धक्का देने की कोशिश की, तुम्हें सूंघा, तुम पर सांस ली, तुम्हें कई बार पुकारा भी, कुछ भी काम नहीं आया, इसलिए मैंने तुम्हारा चेहरा चाटने की कोशिश की। निक्स ने थोड़ा शर्मिंदगी से कहा। यह अभी भी निर्णयों की स्वाभाविक प्रगति की तरह नहीं लगता है, हेनरी ने कहा। ठीक है, शायद मुझे हमेशा से यह जानने की उत्सुकता रही है कि तुम्हारा स्वाद कैसा है, निक्स ने स्वीकार किया। ओके, हेनरी ने अपने होठों के कोने को हिलाते हुए कहा जब वह जमीन से उठा। तुम्हारे चेहरे का स्वाद नमकीन था, निक्स ने कहा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, हेनरी ने कहा और अपने सिर के पिछले हिस्से पर हाथ रखकर उसे दबाया, क्योंकि वह धड़क रहा था। मुझे इससे नफरत नहीं थी, निक्स ने कहा। ओह, और इसने तुम्हें भी जगा दिया, इसलिए यह बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारे साथ ईमानदार होने जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं चाटे बिना ही जाग रहा था, लेकिन मैं प्रयास की सराहना करता हूँ, हेनरी ने कहा जब वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और चक्कर आने की लहर महसूस की, जिससे वह थोड़ा लड़खड़ाया, इससे पहले कि आप अपना संतुलन पा सकें। जब वह बेहोश था तब जो सूचनाएं आई थीं वे अचानक उसके सामने थीं। तुमने 12 हिट पॉइंट खो दिए हैं। हिट पॉइंट 3/110। उस एक हिट के लिए 12 हिट पॉइंट। वह कमीना मुझे मार सकता था, हेनरी ने कहा और इधर उधर देखा जैसे वह एंगस को अभी भी पास में ही देखने की उम्मीद कर रहा था, हालांकि उसे पता था कि वह निश्चित रूप से बहुत पहले ही चला गया था। निक्स, मैं कितनी देर तक बाहर था? उसने पूछा। शायद 1 घंटा, निक्स ने कहा, शायद उससे भी ज्यादा। हेनरी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने मुझे इतनी जोर से मारा है न? बकवास। हेनरी ने अपनी बंदूक को गिराते हुए इधर उधर देखा। एंगस ने उसे अपने साथ ले लिया, निक्स ने कहा जब उसे एहसास हुआ कि वह क्या खोज रहा था। रुको, क्या? हेनरी ने पूछा। निक्स ने सिर हिलाया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे नीचे रखने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। जब मैं आज़ाद होता तो उसका पीछा करता, लेकिन मुझे तुम्हारे करीब रहना था। मुझे खेद है। माफ़ी मत मांगो, हेनरी ने उससे धीरे से कहा। सब ठीक है। सब ठीक नहीं था। एंगस ने जो बंदूक छीनी थी वह हाइड्रा का डंक थी और हेनरी का एकमात्र जादुई हथियार था, लेकिन निक्स पर अपनी हताशा निकालना अनुचित होगा। हेनरी का मानना था कि अगर कुछ भी हो तो इसका अधिकांश दोष उसी पर था। अगर मैंने उसे उसी समय गोली मार दी होती तो ये सब टाला जा सकता था। अपने पैरों को निक्स की रकाब में फंसाते हुए हेनरी निक्स की काठी में चढ़ गया और उसकी लगाम पकड़ ली। मुझे तुमसे खुद को आगे बढ़ाने के लिए कहना पड़ेगा। मुझे खेद है, हेनरी ने कहा। निक्स ने नाक से कुड़ी। खुद को आगे बढ़ाने के लिए? उस कमज़ोर चीज़ को पकड़ने के लिए जिस पर एंगस सवार होकर भागा था। कृपया, हम कुछ ही समय में वहां पहुंच जाएंगे। निक्स अपने पिछले पैरों पर खड़ी हुई और अपने अगले अंगों को जोर से बाहर निकाला और फिर उन्हें ज़मीन पर जोर से गिरा दिया, क्योंकि वह अविश्वसनीय रूप से तेज सरपट दौड़ते हुए आगे बढ़ी। इस बार मैं संकोच नहीं करूंगा, हेनरी ने खुद से कहा। मैं उस खोपड़ी में गोली मार रहा हूं। हेड्रॉन मैंशन। एंगस ने पूरी गति से मैंशन के क्षतिग्रस्त गेट से प्रवेश किया और सामने के दरवाजों से लगभग 2 फीट की दूरी पर जाकर रुका। जब तक वह घोड़े की काठी से उतरा, गोडोल, जो मुस्कुराते हुए आया। तुम वापस आ गए, उसने कहा, तो मैं समझता हूं कि काम ठीक रहा। एक तरह से, एंगस ने कहा और जो को अपने घोड़े की लगाम थमा दी और मैंशन के सामने के दरवाजों की ओर चल पड़ा। और बाकी लोग? जो ने पूछा और हेड्रॉन मैंशन के क्षतिग्रस्त गेट की ओर देखा, जैसे कि उसे उम्मीद हो कि और भी लोग उसमें से निकलेंगे। हम अलग हो गए, एंगस ने अब दरवाजों के सामने कहा। लेकिन फिर वह रुका और आंगन में डेरा डाले हुए सभी नए लोगों की ओर देखा, जिनमें से अधिकांश उसे प्रशंसा से देख रहे थे। बस उनमें से दसियों बर्बाद हो रहे हैं। उसने उन्हें एक उद्देश्य के लिए भर्ती किया था, लेकिन अब वह उद्देश्य निरर्थक लग रहा था, क्योंकि उसकी योजनाएं गैंग की बदनामी फैलाने से कहीं ज्यादा बड़ी थीं। लेकिन शायद उनका अभी भी कुछ उपयोग हो सकता था। वह मुड़ा और शिविर में मौजूद नए लोगों की ओर बढ़ा और फिर अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज़ में ऊंची आवाज़ में बोला, सब लोग इकट्ठा हो जाओ। मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज़ पूरे प्रांगण में फैली मेहराबों में बह रही थी,
कानों को छू रही थी और आज्ञाकारिता का आग्रह कर रही थी। नए लोग खड़े हो गए और जो भी गतिविधि कर रहे थे उसे रोककर इकट्ठा होने लगे। मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, बस इतना जान लो, तुम सब अपने से बड़ी किसी चीज़ का हिस्सा बनने वाले हो, अपने दयनीय रूप से संकीर्ण दिमाग से कहीं ज़्यादा महान बनने के लिए। ये कहते हुए एंगस उनके बीच में चला गया और चलते समय अपने हाथों को आगे बढ़ाकर उनके कंधों को छूता रहा। वह जिस भी कंधे को छूता था उस पर मुश्किल से 2 सेकंड से ज़्यादा रुकता था। इस तथ्य के अलावा कि इन नए लोगों ने उसे जादू चलाने वाले वाइकर पर अत्याचार करते देखा था और उसे अपने चुने हुए पेशे में अनुभव रखने वाले व्यक्ति के रूप में देखा था, उनके दिमाग भी बहुत सरल थे। किसी भी मन या जादुई बुद्धि की कमी के कारण उन्हें आसानी से बदल दिया गया और हाइव में लाया गया। साथ ही महानता के उनके वादे ने शायद मदद की, उन्हें आसानी से हेरफेर किया जा सकता था। जिन लोगों को एंगस ने छुआ उनकी आंखें एक गहरे बैंगनी रंग की चमक से चमक उठीं और उनके चेहरे पर हमेशा एक खुशमिजाज और प्रशंसात्मक भाव से एक खाली भाव में बदल गया। उनके व्यक्तित्व गायब हो गए थे, एंगस के नियंत्रण में एक समामेलन में घुल मिल गए। तोप का चारा, तुम सब, एंगस ने कहा जब उसने काम पूरा कर लिया। और यह ठीक है, तुम बस यही बनने वाले थे। अब स्थिति में आओ। दबाए गए नए लोग अपने टैंक में चले गए, अपनी बंदूकें पकड़ लीं और हवेली के चारों ओर मार्च करना शुरू कर दिया और कुछ योजनाबद्ध बचाव के लिए जगहें चुननी शुरू कर दीं। क्या हो रहा है? जो ने जो कुछ देखा उससे भ्रमित होकर बड़ी आंखों से पूछा। इसकी चिंता मत करो, एंगस ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। क्या है? जो ने ध्यान से पूछा, जो एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे हाइव में लाने की उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं दिखी। मोटा आदमी लड़ नहीं सकता था, जिसकी उसे नए लोगों से ज़रूरत थी, और जहां तक वफादारी की बात है तो वह पहले से ही दी गई थी और उसे मजबूत करने की ज़रूरत नहीं थी। एंगस ने विस्फोटकों की गाड़ी की ओर इशारा किया। अभी भी सामान के डिब्बे थे जिन्हें वे अपने साथ सेंट क्लैरेट नहीं ले गए थे। मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी कि तुम उन्हें हवेली में हर जगह लगा दो। क्या? जो ने बड़ी आंखों से पूछा। क्यों? मेरा विश्वास करो, एंगस ने कहा, यह महत्वपूर्ण है। जो 1 मिनट के लिए हिचकिचाया, लेकिन एंगस ने उसे अभी तक गलत दिशा में नहीं ले जाया था। और उसने, जो ने पहले कभी उस पर शक नहीं किया था, तो अब क्यों शुरू किया? ठीक है, उसने उत्साह से सिर हिलाते हुए कहा। अच्छा, एंगस ने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी करो, और जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे वापस रिपोर्ट करो। काम में थोड़ा समय लगा, खास तौर पर जो कि शारीरिक बनावट के कारण, लेकिन एंगस ने अपने अधीन नए लोगों में से किसी से मदद नहीं मांगी। वह बहुत धैर्यवान था क्योंकि उसे लगता था कि उसके पास समय है। आधे घंटे या उससे भी ज़्यादा समय बाद जो पसीने से लथपथ लौटा। ये हो गया। और फ्यूज़? एंगस ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। सभी एक ही ट्रिगर से जुड़े हुए हैं और कमोबेश एक ही बार में बंद होने के लिए तैयार हैं, जो ने कहा। एंगस ने सिर हिलाया। अच्छा किया, अब मुझे इसके पास ले चलो। जो एंगस को डेटोनेटर के पास ले गया और एक बड़ी मुस्कान के साथ, हाइव किंग, उसके पास गया, ट्रिगर पकड़ा और उसे जितना हो सके उतनी जोर से नीचे गिरा दिया। हेड्रॉन मैंशन का वेस्ट विंग। येलेना मेडिकल बे में बिस्तर पर लेटी हुई एक किताब पढ़ रही थी, कहानियों, कल्पनाओं और मिथकों की एक किताब जो शिष्टता और राजकुमार के बारे में थी। उसने अपनी 3 शताब्दियों की कारावास में उस किताब और अन्य किताबों को कई बार पढ़ा था, क्योंकि उसे कभी भी कोई नई सामग्री नहीं मिल पाती थी और उसे अपने परिवार की लाइब्रेरी में जो कुछ भी था उसी से चिपके रहना पड़ता था। ये हवेली का एकमात्र हिस्सा था जिसे लूटने वालों ने लूटने की परवाह नहीं की थी जब उन्होंने इसके कीमती सामान लूट लिए थे। जाहिर है, उन्हें नहीं लगता था कि किताबें बहुत मूल्यवान हैं। येलेना असहमत थी, किताबें ही उसका सांत्वना थीं। हवेली की 4 दीवारों से बाहर देखने का एकमात्र तरीका, एकमात्र संदर्भ जिसके जरिए वह ये समझ सकती थी कि सामान्य लोगों के लिए जीवन कैसा होता है। वह वास्तव में इस उपन्यास को पढ़ने से कभी नहीं थकी, लेकिन अगर वह कहती है कि वह पृष्ठ पर शब्दों पर ध्यान दे रही थी तो वह झूठ बोल रही होगी। पिछले 2 दिनों से उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, चुंबन। यह उसके हर विचार को खा गया। जब वह उपन्यास के पन्नों को पलट रही थी तो उसका सबसे ज्यादा ध्यान चित्रों पर था। उसकी कल्पना ने नायिका के चेहरे पर अपना चेहरा और नायक के चेहरे पर हेनरी का चेहरा थोप दिया। इसने उसे मुस्कुराया और फिर हंसाया। जबकि नायिका उतनी ही मासूम थी जितनी वह थी, येलेना को यह अजीब लगता था कि कभी कभी वह कहानी के खलनायक से ज्यादा मिलती जुलती लगती थी। एक शक्तिशाली चुड़ैल जो सदियों से जीवित थी और जवान बने रहने के लिए जादू का इस्तेमाल करती थी और नायिका को उसकी मासूमियत चुराने के लिए उसे मारना चाहती थी। समानताएं अक्षरशः नहीं थीं, लेकिन वे थीं। और हेनरी, खैर, वह भी कहानी के नायक जैसा नहीं था। कहानी का नायक एक कवच पहने हुए मर्दाना सुनहरे बालों वाला नीली आंखों वाला परोपकारी व्यक्ति था जिसका दिल सोने जैसा था, अपने सिद्धांतों में पूरी तरह से अचूक। एक शूरवीर योद्धा जिसका लक्ष्य दुष्टों का वध करना और राजकुमारी को ले जाना था। येलेना को लगा कि हेनरी और हीरो में निश्चित रूप से समानताएं थीं।
वह निश्चित रूप से आकर्षक था। वह हमेशा से अच्छा दिखता था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में उसके शरीर में ऐसे बदलाव हुए थे जिससे वह दिखने में और भी सुंदर हो गया था। लेकिन उसके बाल भूरे थे, सुनहरे नहीं। उसकी आंखें, जो गहरी और प्यारी थीं, नीली नहीं, काली थीं। साथ ही वह कोई परोपकारी व्यक्ति नहीं है, येलेना को यकीन था। वह शूरवीर नहीं है, वह अचूक नहीं है, आखिरकार वह एक गिरोह का सदस्य है। वह मूल रूप से उन खलनायकों में से एक है जिनसे उपन्यास के नायक को हमेशा छुटकारा पाना चाहिए था। और येलेना को लगा कि वह उसे पसंद करती है, वह उसे कुकी कटर हीरो से बेहतर मानती है। इसमें कुछ प्रामाणिकता थी उसके बारे में। उसने पहले भी कई बार हत्या की थी और फिर से कई बार हत्या करेगा, और फिर भी उसने उसका समर्थन किया कि वह उस रास्ते पर नहीं जाना चाहती। उसने खुशी खुशी उसके दुख को अपने कंधों पर उठा लिया ताकि उसे ऐसा न करना पड़े। उसका पेशा लूट पर चलता था और फिर भी उसने उसे एक कीमती जादुई स्क्रॉल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसे एक बार यह कहते हुए सुना था कि उसे एक स्क्रॉल की कितनी ज़रूरत है। हाँ, वह और हेनरी हीरोइन और हीरो से अलग थे, लेकिन येलेना के लिए यही बात उसे परिपूर्ण बनाती थी। जब उसने हवेली में कहीं से आवाज़ सुनी तो येलेना का चेहरा गुलाबी लाल हो गया। तारानकन धमाका, तारानकन। इस आवाज़ के बाद ईंटों के टूटने की आवाज़ आई, क्योंकि हवेली का एक पूरा हिस्सा ढह गया, और जैसे ही यह हुआ, दर्द ने येलेना के शरीर को चीर दिया और उसने जोर से चीख मारी। आह! तारानकन धमाका, तारानकन। एक और शक्तिशाली विस्फोट के साथ हवेली का एक और हिस्सा उड़ गया। इस बार यह ऊपरी स्तर था और इसका फर्श इतनी जोर से टूटा कि ईंटें गिरने लगीं। ईंटें गिरी और येलेना के सिर पर लगी, जिससे एक लंबा घाव बन गया जिससे खून बहने लगा। उन्होंने कई भयानक दरारों की आवाज़ के साथ उसके हाथ और पैर कुचल दिए। उसका शरीर, जो अमर था, ठीक हो गया, लेकिन हवेली की वर्तमान स्थिति के अनुपात में बहुत धीमी गति से ठीक हुआ। येलेना अभी भी चिल्ला रही थी जब उसके सिर पर और ईंटें गिरीं, जिससे वह दब गई और उसकी दर्द भरी चीखें दब गईं। तारानकन धमाका, तारानकन धमाका, तारानकन, तारानकन धमाका, तारानकन, तारानकन धमाका, तारानकन। हेड्रॉन मैंशन में चारों तरफ दीवारें विस्फोटों से उड़ रही थीं। इमारत की आधी से एक चौथाई से ज़्यादा संरचना जल्दी ही ढह गई और ढह गई। एंगस ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ यह सब देखा। सदियों पुरानी संरचना को ढहते हुए देखकर उसे एक ऐसे उत्साह का एहसास हुआ जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। जब विध्वंस आखिरकार खत्म हो गया तो एंगस ने ट्रिगर छोड़ा और जो की तरफ देखा जिसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं। उस नज़र से क्या हो रहा है? एंगस ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। जब मैंने तुम्हें विस्फोटक लगाने के लिए कहा तो तुम्हें क्या लगा कि क्या होने वाला है? ठीक है, मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा, जो ने धीरे से कहा और फिर गले में कुछ अटकते हुए कहा। बस मुझे लगता है कि येलेना अभी भी वहाँ थी। बेशक, वह अभी भी वहाँ है। इसलिए मैंने ऐसा किया, एंगस ने जो की प्रतिक्रिया के बारे में उलझन में कहा, लेकिन फिर मोटे आदमी की उसके तरीकों की समझ की कमी पर अपना सिर हिलाते हुए एंगस ने दूर देखा और जीर्ण शीर्ण हवेली की ओर देखा। ढहने से धूल बहुत अधिक थी और ये तभी थोड़ी साफ हुई जब एंगस ने अपनी नाक पर हाथ रखकर उसमें प्रवेश किया ताकि वह घुट न जाए। उसके चलने पर ईंटें अभी भी गिर रही थीं। वे हमेशा उन जगहों पर गिरती थीं जहां वह आगे बढ़ने से पहले खड़ा था या उन जगहों पर जहां वह एक सेकंड के लिए भी रुका नहीं होता। ऐसा लग रहा था कि क्षतिग्रस्त हवेली उससे नाराज थी। इस विचार ने एंगस को हंसा दिया क्योंकि वह वेस्ट विंग से होकर जा रहा था। मेडिकल बे की छत ढह गई थी और एक अच्छी तरह से बनाया गया मेहराब ही एकमात्र चीज़ थी जो दरवाजे को काफ़ी हद तक बरकरार रख रही थी, लेकिन एंगस के एक छोटे से धक्का से ही दरवाज़ा उसके टिका से अलग हो गया। एंगस ने कमरे में इधर उधर देखा और येलेना को नहीं देखा, लेकिन उसे पता था कि वह वहाँ थी। विनकुलम के माध्यम से उसे जो तार दिखाई दिया उससे पता चला कि वह इस कमरे से बाहर नहीं गई थी। और फिर उसकी नज़र ईंटों के ढेर पर पड़ी जहाँ मेडिकल बे बेड होना चाहिए था। जैसे ही उसने देखा, ईंटें हिलने लगीं, जैसे कोई चीज़ छूटने की कोशिश कर रही हो। चटकने की आवाज़, सबसे ऊपर की ईंटों के ठीक नीचे से काली लपटें चटकने लगीं। आह! एंगस ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम वहाँ हो। तारानकन धमाका। तभी एक लपट बाहर निकली और इतनी जगह खोल दी कि एक टूटा हुआ हाथ टूटकर बाहर आ गया। आह! घुटन की तीव्र अनुभूति के बाद सांस लेते हुए येलेना ने अपना सिर ईंटों के नीचे से बाहर निकाला और एक जोरदार प्रयास के साथ उसने अपने शरीर के बाकी हिस्सों को बाहर खींच लिया। उसका गाउन गंदगी से सना हुआ था, खून से सना हुआ था और फटा हुआ था, जिससे उसकी त्वचा पर घाव दिख रहे थे। घाव से अभी भी खून बह रहा था। उसके पैर कई अलग अलग जगहों पर टूटे हुए थे और उसकी हड्डियां बुरी तरह से बाहर निकली हुई थीं। उसके शरीर पर ईंटों के वजन ने उसके पहले से ही धीमे हो चुके उपचार में बाधा डाली थी, लेकिन अब जब वह उनसे बाहर आ गई थी तो वे वापस आकार में आ गए और बीमार करने वाली कर्कश आवाज़ के साथ वापस अपनी जगह पर आ गए, जिससे येलेना दर्द से कराह उठी। लेकिन वह दर्द हेड्रॉन मैंशन के विध्वंस के कारण जो महसूस कर रही थी उसकी तुलना में हल्का था। वह पूरी तरह से महसूस नहीं कर रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के पूरे हिस्से काट दिए गए हों। जब एंगस करीब आया तो उसने उसे देखा भी नहीं, लेकिन जब उसने उसकी आवाज़ सुनी तो उसने ऊपर देखा। तुम सब कमज़ोर हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें दर्द हो रहा होगा। चलो इसे खत्म करते हैं, है न? येलेना ने देखा कि उसका हाथ उसकी ओर बढ़ रहा है और उसे पता था कि वह ऐसा नहीं चाहती थी। वह कुछ कदम पीछे हटी और अपनी नसों को बुलाया। नहीं, नहीं, एंगस ने उसकी ओर उंगली हिलाते हुए कहा। अभी ऐसा कुछ नहीं। और फिर येलेना ने महसूस किया, कुछ टूट गया। वह संबंध जो उसे हवेली से बांधे रखता था, वह संबंध जो उसे जीवित रखता था, अचानक खत्म हो गया। उसका जादू, जो हमेशा इतना भरा और प्रचुर था, खत्म हो गया और उसकी नसों का दम घुट गया। उसकी उम्र जो उसकी सशर्त अमरता के कारण धीमी हो गई थी, उस पर वापस आ गई क्योंकि उसके भूरे बाल सफ़ेद हो गए और उसके कंधों से आगे बढ़ने लगे। उसके शरीर के टूटने और उसके जीवन के खत्म होने की प्रक्रिया तत्काल नहीं थी, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि यह उस पर तेजी से हमला कर रहा है। और फिर एंगस ने उसके कंधे को पकड़ लिया और उसका दिमाग एक मानसिक स्थान में खींच लिया गया, जहां उसके शरीर की शारीरिक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया एक तरफ बंद हो गई क्योंकि उसकी मानसिक व्यक्तित्व जल्दी ही खतरे में पड़ गई। भारी और क्षणभंगुर धमाकों के साथ निक्स आखिरकार इतना करीब पहुंच गया कि हेनरी दूर से हेड्रॉन हवेली को देख सकता था और ये दृश्य देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। पूरी सबसे ऊपरी मंजिल का आधा हिस्सा ध्वस्त हो चुका था और जो हिस्सा अभी भी खड़ा था, वह ऐसा नहीं लग रहा था कि वह लंबे समय तक टिक पाएगा। हवेली के चारों ओर पेड़ और एक दीवार थी जो निचली मंजिलों को सीधे देखने से रोकती थी, लेकिन हेनरी जानता था कि यह बहुत बेहतर नहीं होगा। एंगस, तुम कमीने, तुमने क्या किया? और फिर निक्स ने अचानक एक चीख निकाली और वह एक तरफ चली गई। ठीक उसी समय एक गोली उस जगह से गुजरी जहां हेनरी कुछ सेकंड पहले था। क्या बकवास है? हेनरी ने चौड़ी आंखों से पूछा, लेकिन चारों तरफ से और गोलियां चलाई गईं, जिनमें से एक दो ने उसके शरीर पर इतनी ताकत से वार किया कि वह निक्स की पीठ पर गिर पड़ा। आपने 5 हिट पॉइंट खो दिए हैं। हिट पॉइंट 58/110। आपने 3 हिट पॉइंट खो दिए हैं। हिट पॉइंट 55/110। आपने 5 हिट पॉइंट खो दिए हैं। हिट पॉइंट 50/110। तीनों गोलियां उसे लगने के बाद हेनरी को खुशी हुई कि उसने सवारी के दौरान हीलिंग पोशन पी लिया था, क्योंकि एंगस ने उसे जो 3 हिट पॉइंट दिए थे उसके साथ वह निश्चित रूप से मर गया होता। अपने हाथ को बगल की ओर फैलाकर हेनरी ने अपनी इन्वेंट्री के ब्लू लाइट ओपनिंग से हाथ डाला और अपना रिपीटर निकाला और उसकी व्यापक परसेप्शन ने अपने हमलावरों को हर जगह से पहचान लिया। उसने बंदूक तान दी और अपनी पहली गोली एक सटीक निशाने के साथ चलाई, जिससे गोली उसके लक्ष्य के माथे में जा लगी। किल रिवार्ड 20 एक्सपी। आपने स्किल एक्सपी प्राप्त कर ली है। यदि हेनरी अपने अगले लक्ष्य को चुनने में व्यस्त नहीं होता, तो वह इस तथ्य पर ध्यान देता कि उसे अभी अभी किसी ऐसे व्यक्ति को मारने के लिए सबसे अधिक एक्सपी प्राप्त हुआ है जिसके पास जादू नहीं था। और उसे यकीन था कि उसके शिकार के पास जादू नहीं था, भले ही हमलावरों की सभी फीकी बैंगनी आंखें थीं। रुको, हेनरी ने सोचा और उसे बस रुकना पड़ा। बैंगनी आंखें। ग्रैंड क्वेस्ट अपडेट किया गया। मुख्य क्वेस्ट, हाइव को नष्ट करें। शिकार क्वेस्ट, एंगस डायोनिसियो ने अपने गुर्गों को आप पर भेजा है। उन्हें मार गिराएं और उनका सामना करने के लिए खुद के लिए रास्ता साफ करें। क्वेस्ट रिवॉर्ड, आपके द्वारा मारे गए प्रत्येक हाइव सदस्य के लिए आपको 150 एक्सपी का बोनस मिलता है। हाइव किंग, वैकल्पिक को मारने पर आपको 1000 एक्सपी का इनाम मिलेगा। निक्स को सभी बोनस एक्सपी का 50% मिलेगा। शुभकामनाएं। वैकल्पिक, हेनरी ने कहा क्योंकि उसे किसी तरह क्वेस्ट विवरण को देखने का समय मिल गया था। भाड़ में जाओ, मैं उसे मार रहा हूं। तुमने एक हाइव सदस्य को मार डाला। तुम्हें 150 बोनस एक्सपी मिले हैं। तारांकन, निक्स को 75 एक्सपी मिले हैं। हेनरी ने एक तरफ जोर से झुककर देखा और निक्स की गति की सहायता से उसने एक शॉट से बचकर अपनी एक सफल गोली से जवाबी हमला किया। किल रिवॉर्ड 15 एक्सपी। तुम्हें 150 बोनस एक्सपी मिले हैं। तारांकन, निक्स को 75 एक्सपी मिले हैं। जो लोग डायोनिसियो गैंग के नए सदस्य हुआ करते थे, उन्हें अब बैंगनी आंखों और मन नियंत्रित मन से एंगस की आज्ञा का पालन करते हुए देखकर हेनरी को दया नहीं आई। जिस तरह से उसने इसे देखा, ये हमेशा उनका भाग्य था, चाहे विनकुलम हो या न हो। अगर वे उसके लिए परेशानी का सबब न होते तो वह बहुत अच्छा होता। हेनरी ने अब निक्स की लगाम छोड़ दी थी, जिससे वह घोड़े पर कम स्थिर हो गया था, लेकिन उसे अपनी बंदूक पर 2 हाथों से पकड़ बनाने का मौका मिला, जिससे उसका निशाना बेहतर हो गया। वे हेड्रॉन मैंशन के क्षतिग्रस्त गेट के पास पहुंच रहे थे जब निक्स ने दर्द भरी चीख निकाली क्योंकि एक गोली उसके बगल में लगी थी। निक्स ने 5 हिट पॉइंट खो दिए हैं। निक्स के हिट पॉइंट 60/80। जिसने भी उस पर गोली चलाई वह या तो एक बेहतरीन निशानेबाज था, उसने उसे तब भी पकड़ लिया जब उसके पास लेस देन शैडो डैश ग्रेटर देन सक्रिय था, या बस बहुत भाग्यशाली था। किसी भी तरह से गोली ने निक्स को उसकी ले से बाहर कर दिया।
उसने लगभग सहज रूप से लेस देन शैडो डैश ग्रेटर देन को निष्क्रिय कर दिया और उसी क्षण हेनरी को लगा कि कोई उस पर निशाना साध रहा है। उसने अपना रिपीटर तान दिया और उस सबजुगेटेड न्यूबी के चेहरे पर गोली चला दी। किल रिवार्ड 15 एक्सपी। आपको 250 बोनस एक्सपी मिले हैं। तारांकन निक्स को 125 एक्सपी मिले हैं। उसके परसेप्शन ने उस पर निशाना साधते हुए एक और बंदूक की नली उठाए और अपनी कलाई को झटकते हुए और बिना देखे हेनरी ने अपनी कांस्य और सोने की रंग की रिवॉल्वर निकाली और संभावित हमलावर की छाती में गोली मार दी। किल रिवार्ड 15 एक्सपी। आपको 150 बोनस एक्सपी मिले हैं। तारांकन निक्स को 75 एक्सपी मिले हैं। अब 2 बंदूकें हाथ में लेकर हेनरी ने लगभग तुरंत ही 2 और लोगों की जान ले ली। किल रिवार्ड 15 एक्सपी। आपको 150 बोनस एक्सपी मिले हैं। तारांकन निक्स को 75 एक्सपी मिले हैं। किल रिवार्ड 15 एक्सपी। आपको 150 बोनस एक्सपी मिले हैं। तारांकन निक्स को 75 एक्सपी मिले हैं। निक्स ने आखिरकार अपनी लय हासिल कर ली और क्षतिग्रस्त गेट को पार करके हेड्रॉन मैंशन कंपाउंड में पहुंच गई, जहां हेनरी ने पाया कि वहां और भी कई अधीनस्थ नए लोग उसका इंतजार कर रहे थे। अंतर ये था कि वे दूर नहीं रहे और उस पर गोली नहीं चलाई। जैसे ही निक्स हेड्रॉन मैंशन के सामने के दरवाजे के करीब पहुंची, वे दौड़ पड़े और हेनरी को घोड़े से उतारने के लिए उस पर झपट पड़े। निक्स ने अपना सिर घुमाया और उनमें से कुछ को दूर धकेल दिया, लेकिन ज्यादातर पागल कूदने वाले इतने करीब पहुंच गए। उनके हाथ हेनरी के कपड़ों को छू रहे थे और उन्हें पकड़कर उसे जमीन पर गिरा रहे थे। अपने पैर के जोरदार झटके से हेनरी ने उनमें से 2 को अपने ऊपर से हटा दिया, लेकिन वे जल्दी ही उठ खड़े हुए और दूसरे उनकी जगह लेने के लिए तैयार थे। हालांकि सकारात्मक बात यह थी कि इतने करीब से हेनरी द्वारा सफल शॉट सुनिश्चित थे। खून की धार बह रही थी और सिर पर लगे शॉट से दिमाग का पदार्थ बाहर निकल रहा था, क्योंकि हेनरी ने अपने ऊपर हमला करने वाले 3 नए लोगों को मार गिराया, इससे पहले कि उनमें से एक उससे इतनी जोर से टकराया कि उसके पास निक्स की काठी से गिरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बीच बिना सवार के निक्स ने पीछे की ओर ताकत से उछलकर एक नए व्यक्ति को अपने पिछले खुरों से मारा और तब तक रौंदती रही जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि वह मर चुका है। निक्स ने एक किल बनाया है। निक्स को 20 एक्सपी मिले हैं। आपको 150 बोनस एक्सपी मिले हैं। निक्स को 75 एक्सपी मिले हैं। वह लगभग तुरंत ही एक और के पीछे चली गई और कुछ ही मिनटों में उसने अपने खुरों के नीचे 3 न्यूबीज को कुचल दिया और भी कुचलने के लिए बेताब थी। निक्स ने एक हत्या की है। निक्स को 20 एक्सपी मिले हैं। आपको 150 बोनस एक्सपी मिले हैं। निक्स को 75 एक्सपी मिले हैं। निक्स ने एक हत्या की है। निक्स को 20 एक्सपी मिले हैं। आपको 150 बोनस एक्सपी मिले हैं। निक्स को 75 एक्सपी मिले हैं। निक्स ने एक हत्या की है। निक्स को 20 एक्सपी मिले हैं। आपको 150 बोनस एक्सपी मिले हैं। निक्स को 75 एक्सपी मिले हैं। जब हेनरी के सिर में निक्स के मारे जाने की सूचनाएं गूंज रही थीं, तो उसने महसूस किया कि एक हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली है और उसे जमीन पर गिराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने आसानी से उस पकड़ को काबू में कर लिया, अपने हमलावर को एक तरफ गिरा दिया और फिर उसकी खोपड़ी में गोली मार दी। उनमें से और भी लोग उसके पास आ गए, लेकिन इतनी नज़दीकी सीमा के बावजूद उन्होंने उस पर गोली चलाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी बंदूकों का इस्तेमाल क्लब की तरह किया और उसे पकड़कर नीचे गिरा दिया। और फिर हेनरी को एहसास हुआ, वह मुझे मारना नहीं चाहता, उसे एहसास हुआ। अब तक की गोलियां उसे रोकने के लिए थीं और शरीर के उन हिस्सों पर निशाना साधा गया था जहां गोली लगने पर वह बच सकता था। उसे रोकने का यह निश्चित रूप से एक बेवकूफ़ी भरा तरीका था और एक गलत शॉट उसे मार सकता था, लेकिन एंगस स्पष्ट रूप से उस जोखिम को लेने के लिए तैयार था। अब जबकि हेनरी अपने घोड़े पर नहीं था और भीड़ में शामिल होकर उस पर हमला किया जा सकता था, तो चीज़ें अलग थीं और मिनियन गैरघातक हमलों की कोशिश कर रहे थे। दुर्भाग्य से उनके लिए हेनरी को उन्हें मारने में कोई हिचक नहीं थी। वे उसके रास्ते में थे और उसे उनसे छुटकारा पाना था। किल रिवार्ड 15 एक्सपी। आपको 150 बोनस एक्सपी मिले हैं। निक्स को 75 एक्सपी मिले हैं। किल रिवार्ड 15 एक्सपी। आपको 150 बोनस एक्सपी मिले हैं। निक्स को 75 एक्सपी मिले हैं। 2 और किल और एक शक्तिशाली किक के साथ दुश्मन को कई कदम दूर धकेलते हुए हेनरी अपने अगले शिकार पर अपनी बंदूकें घुमाने के लिए हमेशा तैयार था, जब उसके सिर में एक विशेष रूप से दिलचस्प सूचना सुनाई दी। कौशल स्तर अप, निशानेबाजी अब +4 है। आखिरकार हेनरी ने सोचा। अब तक उसने जो भी शॉट मारा था वह अतिरिक्त सटीकता की अपनी सामान्य कमी के बावजूद निशानेबाजी कौशल सक्रिय होने के साथ मारा गया था और आखिरकार यह भुगतान करने वाला था। ठीक है, हेनरी ने खुद को विवरण स्क्रीन को देखने के लिए एक पल देते हुए कहा। मुझे इस बार क्या मिलेगा? निशानेबाजी स्तर 4, आपकी बंदूक चलाने की कुशलता और भी निखर गई है। कौशल का जोड़ 5% सटीकता वाला सक्रिय प्रभाव बढ़कर 15% हो गया है। कौशल सक्रिय होने पर आपके पास सफल हत्या करने का 15% अतिरिक्त मौका है। रुको, बस इतना ही।
हेनरी ने सोचा, और वह राहत जो उसे एंगस के खिलाफ कुछ और करने के विचार से महसूस होने लगी थी, जो सभी शारीरिक आंकड़ों में उससे आगे निकल गया था, कम होने लगी। क्या तुम गंभीर हो? उसने सिस्टम से पूछा, जैसे कि वह उत्तर की उम्मीद कर रहा था। जिस तरह से उसने इसे देखा, उसे पहले से ही सटीकता बोनस की आवश्यकता नहीं थी और उसने उन्हें केवल कौशल अनुभव के लिए और अंततः कौशल को ऊपर उठाने के लिए इस्तेमाल किया और केवल उस प्रतिशत को बढ़ाया, बजाय कुछ नए उपकौशल प्राप्त करने के जो आने वाली लड़ाई के लिए आवश्यक साबित हो सकते थे। उसे इस दुनिया में आने के बाद से शायद जितना निराश महसूस हुआ था, उससे कहीं अधिक निराश महसूस कर रहा था। हेनरी को सिस्टम से कोई जवाब नहीं मिला और उसने तब जवाब मांगना बंद कर दिया जब अब और भी नए लोग ज़ॉम्बी की तरह घूम रहे थे। किसी भी वास्तविक व्यक्तित्व या व्यक्तिगत इरादे की कमी, सिर्फ हाइव मानसिकता जो अपने हाइव किंग के आदेश को पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालती है। अरे भाड़ में जाओ, हेनरी ने कहा, और सिस्टम से सीधे तौर पर जितना हो सके उतना सीधा, क्योंकि वह एक स्क्रीन से बात कर रहा था जो लगभग निर्दयी अलगाव के साथ जानकारी दे रही थी। उसने कहा, भाड़ में जाओ, मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। उसने अपने हाथ में रिवॉल्वर घुमाया और अपनी फुर्तीली कलाई और तेज उंगली से निर्देशित गति के प्रवाह में उसने भीड़ में शामिल नए लोगों पर गोली चलाई और बंदूक के सिलेंडर में बची हुई हर एक गोली से कम एक को मार गिराया। अफसोस, सिर्फ एक गोली बची थी और कुछ हद तक अजीब सी खाली आवाज़ के साथ उसका शानदार कदम बीच में ही खत्म हो गया। इसके अलावा, जब सिस्टम ने उसके द्वारा किए गए एक किल के बारे में पुरस्कार वितरित किए तो एक दिलचस्प सूचना थी। किल रिवार्ड 15 एक्सपी, आपको 150 बोनस एक्सपी मिले हैं। तारांकन निक्स को 75 एक्सपी मिले हैं। आपको स्किल एक्सपी मिली है। हाँ, हेनरी सिस्टम के बारे में कितना मुखर था और इसके बोनस की आवश्यकता नहीं थी, इसके बावजूद उसने अपने मार्क्समैनशिप स्किल को सक्रिय किया। वह स्किल लेवल अप के परिणाम से निराश था, लेकिन बेहतर भविष्य के परिणाम के लिए इसे जारी रखने का फैसला किया। मानसिकता लगभग एक जुआरी की तरह थी जो मानता था कि उसका नुकसान केवल एक बड़ी जीत का मार्ग प्रशस्त कर रहा था। ये देखना बाकी था कि ऐसा होगा या नहीं। इस बीच निक्स का समय उतना अच्छा नहीं चल रहा था। पहले से ही 4 हत्याएं करने के बाद अधीनस्थ नवागंतुकों ने अपने हाइव किंग के निर्देशानुसार ध्यान देना शुरू कर दिया था, और चूंकि एंगस हेनरी को जीवित रखना चाहता था, न कि उसे, इसलिए उन्हें उस पर गोली चलाने में कोई हिचक नहीं थी। पहले से ही गोलियों ने उसे मारा था और उसके हिट पॉइंट्स को 20 से कम कर दिया था, लेकिन निश्चित रूप से वह अभी भी गुस्से में थी। वह उन लोगों के पीछे गई जिन्होंने पहले उस पर गोली चलाई थी और उनमें से एक को इतनी जोर से मारा कि वह उड़ गया और हेड्रॉन मैंशन की आंशिक रूप से जीर्ण दीवार से इतनी जोर से टकराया कि उसका सिर फट गया। निक्स ने एक हत्या की है। निक्स को 20 एक्सपी प्राप्त हुआ है। आपको 150 बोनस एक्सपी प्राप्त हुआ है। तारांकन निक्स को 75 एक्सपी प्राप्त हुआ है। उसके अगले शिकार को उसकी सबसे तेज गति से बहुत प्रभावशाली बैरलिंग का सामना करना पड़ा, जिसे लेस देन शैडो डैश ग्रेटर देन कौशल द्वारा और बढ़ाया गया। ऐसा लग रहा था कि आघात ने उसे सांस लेने की क्षमता से वंचित कर दिया था, लेकिन निक्स ने उसे रौंदकर एक कदम और आगे बढ़ाया, जैसा कि उसने पहले कई अन्य लोगों के साथ किया था। निक्स ने एक हत्या की है। निक्स को 20 एक्सपी प्राप्त हुआ है। आपको 150 बोनस एक्सपी प्राप्त हुआ है। तारांकन निक्स को 75 एक्सपी प्राप्त हुआ है। ठीक उसी समय जब हेनरी को लेस देन रीलोड ग्रेटर देन सक्रिय किया गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसकी दोनों बंदूकों में पर्याप्त गोलियां लोड हैं ताकि वह अपनी शूटिंग फिर से शुरू कर सके, उसे सिस्टम से एक अलर्ट मिला। आपका लेवल ऊपर हो गया है। आप अब लेवल 12 पर हैं। हिट पॉइंट अधिकतम 120 तक बढ़ गया है। हिट पॉइंट 60/120। मन पॉइंट अधिकतम 130 तक बढ़ गया है। आपको आवंटित करने के लिए 6 स्टेट पॉइंट मिले हैं। निक्स का लेवल ऊपर हो गया है। निक्स अब लेवल 4 पर है। निक्स का हिट पॉइंट अधिकतम 95 तक बढ़ गया है। निक्स का मन अब 105 है। ताकत 45-50 से ज़्यादा। गति 80-90 से ज़्यादा। सहन शक्ति 40-45 से ज़्यादा। मेरे सभी स्टेट पॉइंट्स को चपलता में लगाओ, हेनरी ने तुरंत कहा। खास तौर पर मौजूदा ज़रूरत के कारण नहीं, बल्कि पहले के फैसले का पालन करने के लिए। चपलता 30-36 से ज़्यादा। जब हेनरी पहले से ज़्यादा तेज़ महसूस कर रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि उसके स्टेट के संतुलन में कुछ सही होने लगा है, तो निक्स ने शक्तिशाली तरीके से पीछे हटकर लंबी आक्रामक आवाज़ें निकाली और अपनी शारीरिक क्षमता में वृद्धि का आनंद लिया। हेनरी, आगे बढ़ो, उसने टेलीपैथी के जरिए उससे कहा। मैं तुम्हें कवर करूंगी। निक्स ने हेनरी के जवाब का इंतजार नहीं किया। उसने लेस देन शैडो डैश ग्रेटर देन को लगातार सक्रिय किया, जिससे उसके मन भंडार की कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन वह करने के लिए काफ़ी समय तक टिकी रही जो उसे करना था। उसने अपने ऊपर चलाई गई गोलियों को चकमा दिया, लेकिन शूटरों के पीछे नहीं गई, बल्कि उन लोगों पर गई जो हेनरी के चारों ओर भीड़ लगाए हुए थे और हेड्रॉन मैंशन तक उसका रास्ता रोक रहे थे। अचानक हेड्रॉन मैंशन परिसर में सबसे प्रचलित आवाज़ें टकराव की आवाज़ें थीं, क्योंकि पीड़ितों को एक शक्तिशाली बल द्वारा उड़ा दिया गया था,
उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, चाहे वे किसी अन्य कठोर सतह से संपर्क करें या नहीं। रास्ता साफ होने के बाद हेनरी ने अपनी टेलीपैथी के माध्यम से निक्स को धन्यवाद के कुछ शब्द कहे और अपनी चपलता और ताकत से समर्थित शक्तिशाली छलांग के साथ वह परिसर के पार गया और दीवार में एक छेद के माध्यम से छलांग लगाए। जब उसकी धारणा ने दुश्मनों का पता लगाया तो वह पश्चिम विंग की ओर मुड़ गया। उसने ऊपर देखा और कुछ गोलियां चलाने से पहले अपनी बंदूकें तान दीं। उनका एक लक्ष्य क्षतिग्रस्त दीवार के पीछे छिप गया और बच गया, जबकि दूसरा नीचे गिर गया और ऊपर की मंजिल से जमीन पर धमाके से गिरा। हेनरी की गोली से बचने वाला अचानक अकेला नहीं रहा और दो अन्य लोगों के साथ हेनरी द्वारा उन पर बंदूक घुमाए जाने से पहले ही नीचे कूद गया। गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करते हुए उनकी छलांग शक्तिशाली थी और उन्होंने हेनरी पर हमला करने का लक्ष्य बनाया और अंत में उसे नीचे गिरा दिया, जैसा कि बाहर मौजूद दर्जनों अधीनस्थ नौसिखिए नहीं कर पाए थे। एक मूर्खतापूर्ण विचार। वे केवल 3 थे और अपने घुटनों के हल्के से मुड़ने के बावजूद हेनरी खड़ा रहा। उनमें से एक ने उसका बायां हाथ पकड़ रखा था, इसलिए हेनरी ने उसे घुमाया और उसे जमीन पर पटक दिया और उसके माथे पर गोली मार दी। किल रिवार्ड 15 एक्सपी। आपको 150 बोनस एक्सपी मिले हैं। तारांकन निक्स को 75 एक्सपी मिले हैं। आपको स्किल एक्सपी मिली है। दूसरा उसका दाहिना हाथ पकड़ रहा था और जल्दी ही उसका भी यही हश्र हुआ। किल रिवार्ड 15 एक्सपी। आपको 150 बोनस एक्सपी मिली है। तारांकन निक्स को 75 एक्सपी मिली है। आपको स्किल एक्सपी मिली है। तीसरा हेनरी की गर्दन को पकड़े हुए था और उसकी पीठ को कसकर पकड़े हुए था, इसलिए उसने मुड़कर उसे इतनी ताकत से दीवार से टकराया कि उसकी गर्दन के चारों ओर की पकड़ ढीली हो गई। हेनरी मुड़ा और गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन रुक गया। अधीनस्थ नौसिखिया बेहोश हो गया और आमतौर पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हेनरी ने उसे पहचान लिया। ये टॉम द न्यूबी था, वह व्यक्ति जिसने वह टिप दी थी जिसके कारण अंततः बाउंटी हंटर का पीछा किया गया और टोनी की जान चली गई। घटना के बाद हेनरी ने टॉम का बचाव किया क्योंकि उसे लगा कि लड़के की कोई गलती नहीं थी। उस चेहरे को देखते हुए आंखें बंद करके दीवार से सटा हुआ हेनरी को कुछ भावनाएं महसूस हुईं। उसे यह एहसास होने लगा था कि उसने और निक्स ने कुछ मासूमों का कत्ल कर दिया है, जिनका एकमात्र अपराध यह था कि एंगस ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी। हेनरी को हत्याओं का पछतावा नहीं था, यह जरूरी था, लेकिन शायद वह सिर्फ इस एक को जिंदा छोड़ सकता था। टॉम द न्यूबी को पीछे छोड़कर हेनरी वेस्ट विंग की ओर भागा और दरवाजे रहित मेहराबदार दरवाजे से गुजरा, ठीक उसी समय जब एंगस ने मुंह बनाते हुए पीछे हटते हुए देखा। एंगस ने दर्द में अपना हाथ हिलाते हुए येलेना की ओर एक रहस्यमय नज़र से देखा। येलेना। हेनरी ने उसकी मौजूदा शक्ल देखकर बड़ी आंखों से पुकारा। उसके बाल इतने सफ़ेद हो गए थे, अब वे सफ़ेद हो गए थे और उलझे हुए अस्त-व्यस्त बालों में उगाए थे और इतने लंबे थे कि हेनरी को यकीन था कि अगर वह खड़ी होती तो वे उसके टखनों से आगे तक पहुंच जाते। हेनरी, एंगस ने ऐसे पुकारा जैसे कोई अपने पुराने दोस्त को पुकारता है। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसकी छाती पर लगा विनकुलम फिर से जीवंत ऊर्जा से भर गया। ये देखकर खुशी हुई कि तुम एक टुकड़े में बच गए, और ठीक समय पर भी। येलेना ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उसके खूबसूरत हरे रंग के गोले एक बीमार करने वाले बैंगनी रंग में बदल गए थे और उसका चेहरा खाली था। एंगस ने अपनी बाहें फैलाते हुए एक दयालु भगवान की तरह कहा, हमारे साथ एक होने का समय आ गया है। हेनरी ने येलेना से अपनी आंखें हटा लीं और क्षतिग्रस्त मेडिकल बे में कदम रखते ही अपनी बंदूकें पहले से ही ऊपर उठा लीं। उसने ट्रिगर दबाया, लेकिन एंगस पहले से ही उसके सामने था। डायोनिसियो गैंग लीडर ने हेनरी की कलाई पकड़ी और उन्हें ऊपर उठाकर बंदूकें ऊपर की ओर घुमाईं और ऊपरी मंजिल की ढीली ईंटों पर फायर किया। उनके दोनों सिरों पर मलबा और धूल बरस रही थी। बस बहुत हो गया, एंगस ने कहा, और जिस तरह से उसकी बैंगनी आंखें चमक उठीं, हेनरी को लगा कि वह स्पेलबाइंडिंग की गिरफ्त में आने वाला है। इसके बजाय एंगस ने उसके सिर पर इतनी जोर से वार किया कि हेनरी का सिर चकरा गया और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। प्रतिरोध बेकार है, एंगस ने कहा, और उसने रिपीटर को हेनरी के हाथ से छीन लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। एंगस ने एक हाथ उठाया और मैना ने उसके चारों ओर चटकते हुए एक रहस्यमयी टैंडल का आकार ले लिया जो कमज़ोर रूप से दिखाई देने लगा। एंगस ने स्पेल के कमज़ोर जादू को देखते हुए कहा, यह इससे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, है न? और ठीक है, मैंने बंधन को फिर से शुरू नहीं किया है। भूल गया कि इसके बिना वह बेकार है। एंगस ने नीचे पहुंचकर हेनरी के कंधे को पकड़ लिया, विनकुलम की बैंगनी ऊर्जा को उसके शरीर में पहुंचाया और उसकी मांसपेशियों को एक अस्थायी अधीनता बंधन के साथ जगह पर लॉक कर दिया, जिसे वह येलेना को उसके जादुई शिखर पर वापस लाने के बाद शुरू करने की उम्मीद कर रहा था। जब हेनरी का शरीर शिथिल हो गया तो उसकी रिवॉल्वर पर पकड़ ढीली हो गई, जिससे वह बेकार में एक खटपट की आवाज़ के साथ ज़मीन पर गिर गई। एंगस ने इसे उठाया और अपने दूसरे होलिस्टर में डाल दिया, जिसमें हाइड्रा का डंक पहले से ही एक पर था। एंगस ने हेनरी के रिपीटर को भी उसकी पीठ पर लटकाया और हेनरी को किसी और हथियार के लिए थपथपाया।
एक बार जब एंगस को पता चल गया कि हेनरी के पास कोई हथियार नहीं है, तो उसने उसकी कमीज के पीछे से उसे पकड़ा और उसे खींचकर वापस उस जगह ले गया जहां येलेना ईंटों के ढेर के ऊपर बैठी थी। उसकी फीकी बैंगनी आंखें खुली हुई थीं और कुछ नहीं देख रही थीं। क्या तुमने हेनरी को देखा? हवेली के साथ उसका रिश्ता टूट गया था, लेकिन वह अभी भी सांस ले रही है। ब्लैक मैनर में उसका स्थानांतरण बहुत संभव है। अब बस चुपचाप बैठो जबकि मैं उसके साथ फिर से रिश्ता शुरू करता हूँ। एंगस ने हेनरी की कमीज उतारी और अपनी छाती पर विनकुलम को धड़काते हुए उसने बॉन्ड मेकिंग की प्रक्रिया शुरू की। कुछ अजीब है, हेनरी ने जमीन से प्रक्रिया को लंगड़ाते हुए देखा। उसने पहले भी अधीनता को होते देखा था और 1 मिनट पहले तक अधीन लोगों की भीड़ का सामना किया था, और येलेना जो ऊर्जा दे रही थी वह बिल्कुल अलग थी। उसकी त्वचा पीली पड़ गई थी और मुरझाने लगी थी और उसकी धड़कनें धीमी हो रही थी, लेकिन उसके अंदर पहले से कहीं ज्यादा कुछ भड़क रहा था। सौभाग्य से विनकुलम द्वारा लकवाग्रस्त होने के बावजूद हेनरी अपनी आंखों तक जादुई ऊर्जा लाने से नहीं रुका। सक्रिय करना <= इनसाइट लव .2 ग्रेटर दैन। नाम येलेना हेड्रॉन। जाति मानव राक्षसी स्पॉन। वर्ग चुड़ैल। स्वास्थ्य 50। मन 200। अतिभार। शक्ति 15। चपलता 20। सहन शक्ति 15। बुद्धिमत्ता 1500। तारांकन। टिप्पणियां। उसे जल्दी मृत्यु का अभिशाप मिला था, लेकिन उसका जीवन नरकीय ऊर्जा के माध्यम से बढ़ा दिया गया था, जिसने उसे एक दयनीय अस्तित्व के लिए अभिशप्त कर दिया था, जिसका अंत होना तय था। सुंदरता जो एंजेलिक से लेकर फ्रॉस्टी तक है, लेकिन लगातार उत्कृष्ट है। उसे मारा जा सकता है, लेकिन क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? अपने सांसारिक बंधन के टूटने के साथ येलेना हेड्रॉन की आत्मा उसके राक्षसी संरक्षक के नियंत्रण में आ रही है और उसे दिए गए जादू को नियंत्रित करने की क्षमता के बिना ये बढ़ता रहेगा, क्योंकि उसका स्वास्थ्य लगातार गिरता रहेगा और संभवतः एक विस्फोटक चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाएगा। तुम्हें भाग जाना चाहिए। हेनरी की आंखें चौड़ी हो गईं, जो उसके सदमे का प्रमाण था, क्योंकि विनकुलम के पक्षाघात का विरोध करने और उसे पूरा करने की विशुद्ध शक्ति बिल्कुल भी नगण्य नहीं थी। जब हेनरी ने स्टेटस स्क्रीन को देखा तो उसने देखा कि येलेना का स्वास्थ्य बिंदु दर बिंदु गिर रहा है। स्वास्थ्य 50। स्वास्थ्य 49। स्वास्थ्य 48। दूसरी ओर उसका मान बढ़ गया। मान 200 ओवरलोड। मान 300 ओवरलोड। मान 400 ओवरलोड। स्वास्थ्य में येलेना के खोए हर अंक के लिए उसने मान में 100 अंक प्राप्त किए, जिसमें ओवरलोड चिन्ह एक खतरनाक लाल चमक रहा था, जबकि उसका शरीर ऊर्जा से गर्म हो रहा था, जो नश्वर तल से परे महसूस हो रहा था। ऐसा लगता है कि एंगस ने ध्यान नहीं दिया, या शायद उसने ध्यान दिया और बस बंधन को फिर से शुरू करने का फैसला किया। यह शायद सबसे अच्छा है, हेनरी ने सोचा। अगर वह बंधन को वापस अपनी जगह पर ले आता है तो शायद वह विस्फोट न करे, लेकिन यह उसे यहाँ और कितनी शताब्दियों तक फंसाए रखेगा, कौन जानता है। साथ ही हवेली कितनी नष्ट हो चुकी है, कौन जानता है कि यह कितने समय तक टिक पाएगी। बंधन को फिर से शुरू करना शायद अपरिहार्य को विलंबित कर रहा हो। और यह न भूलें कि वह विनकुलम के प्रभाव में है। ये लगभग सबसे बुरा भाग्य है। हेनरी की छाती दुविधा में फंस गई और सिस्टम ने सोचा होगा कि यह ढेर लगाने का सही समय था, क्योंकि ग्रैंड क्वेस्ट अपडेट किया गया। फॉलो अप क्वेस्ट इन्फर्नल स्पॉन को खत्म करें को प्राथमिकता में ऊपर ले जाया गया है। मुख्य क्वेस्ट इन्फर्नल स्पॉन को मारें। एक राक्षस के लिए एक नाली के रूप में सेवा करने की क्षमता वाले प्राणी के रूप में येलेना हेड्रॉन को नश्वर विमान में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अब आपके पास अपना मौका है। वह नश्वर है, लेकिन बहुत अस्थिर भी है। हालांकि यदि आप उसे उसके स्वास्थ्य के शून्य होने से पहले मार देते हैं तो आप एक ऐसी आपदा से बच जाएंगे जिससे आप संभवतः बच नहीं सकते। इनाम 15,100। इनाम को 10,000 तक बढ़ाने के लिए आपको वाकई मुझे लुभाना चाहिए, हेनरी ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए सोचा, जबकि उसकी आंखें क्वेस्ट विवरण पढ़ रही थीं। एंगस अचानक चिल्लाया और हेनरी ने देखा कि हाइव किंग कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसका मुंह उसी आकार में खुला रह गया जैसा उसने दर्द को चीखते हुए कहा था। आखिर क्या है? एंगस चिल्लाया, और उसे शायद कभी पता नहीं चलेगा कि यह वाक्य कितना सटीक था। जब एंगस येलेना को हाइव में लाया तो यह एक व्यस्त प्रक्रिया थी जिसने उसे ये दिखाया कि वह उससे कितनी बेहतर थी। रहस्यमय ज्ञान को समझने की उसकी क्षमता बहुत अधिक थी। एंगस ने कभी किसी और में महसूस नहीं किया था, लेकिन एक मरते हुए और कमज़ोर शरीर ने उसके लिए मानसिक बचाव करना असंभव बना दिया था, और फिर भी किसी तरह उसने उस प्रक्रिया के दौरान कुछ महसूस किया था। शक्ति का कोई ऐसा अवकाश जो येलेना के शरीर से बिल्कुल नहीं आ रहा था, जैसे किसी गहरे रसातल से एंगस को घूरती हुई आंखें। वह नज़र, वह शक्ति एंगस को येलेना को हाइव में लाने के तुरंत बाद ही पीछे हटा देती थी, और यही कारण था कि हेनरी ने उसे क्षतिग्रस्त मेडिकल बे में पहली बार पहुंचने पर चिल्लाते और पीछे हटते हुए देखा था। और वह नज़र, वह शक्ति और भी अधिक शक्ति के साथ वापस आ गई थी।
एंगस ने उस बंधन को फिर से बनाने की कोशिश की जिसे उसने तोड़ दिया था, लेकिन ऊर्जा नरक की लपटों की तरह धधकती हुई सीधे उसमें जलती हुई और उसे एक ऐसी प्रतिक्रिया के साथ मारा जो उसके पूरे शरीर में गूंज उठी, लेकिन सबसे ज्यादा उसके दिमाग पर लगी। जैसे ही एंगस ने गाली दी और उसका सिर पकड़ लिया, हेनरी ने महसूस किया कि विनकुलम की पकड़ ढीली हो गई, जिससे वह आखिरकार अपना शरीर हिला सका। यह उसका मौका था और अगर उसने इसे नहीं लिया तो वह बर्बाद हो जाएगा। एंगस ने जो कुछ भी सहा वह सिर्फ 1 सेकंड तक चला, लेकिन हेनरी को बस 1 सेकंड की जरूरत थी। अपनी इन्वेंट्री से हेनरी ने एक रिवॉल्वर निकाली, एक सामान्य साधारण दिखने वाला हथियार जो इस दुनिया में उसके हाथ में पहली बंदूक थी, और उसके हथौड़े से उसने एंगस की बगल में एक गोली चलाई। अरे, एंगस ने हेनरी को चौड़ी आंखों से देखते हुए कहा। उसने महसूस किया था कि विनकुलम के साथ हेनरी के शरीर पर उसकी पकड़ ढीली हो गई थी, लेकिन इस कमरे में मौजूद एकमात्र बंदूक उसके पास थी, तो वह कहाँ से आए? कहाँ? उसने कहना शुरू किया और अपनी मंत्रमुग्धता भी छोड़ दी। हेनरी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसे निहत्था करने के लिए कौन से आदेश कहाँ से शुरू हो सकते हैं। उसने मान लिया कि एंगस उससे पूछने ही वाला था कि उसे उसकी बंदूक कहाँ से मिली, और स्पेलबाइंडिंग सिर्फ एक बचाव तंत्र की तरह काम आए। कुल मिलाकर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एंगस ने मुश्किल से अपना पहला शब्द कहा था कि हेनरी ने उसके सीने में 4 गोलियां दाग दी, जो विनकुलम से बस कुछ इंच की दूरी पर थीं, और एक गोली खास तौर पर उसके दिल पर लगी थी, और उसके माथे पर एक गोली दाग दी। धमाका ... ठीक वैसे ही जैसे उसने खुद से कसम खाई थी कि वह ऐसा करेगा। एंगस की आंखें चौड़ी थीं और वह अपने पैरों पर आगे पीछे हिल रहा था, जैसे वह किसी बाहरी ताकत का विरोध करने की पूरी कोशिश कर रहा था जो उसे जमीन पर धकेलना चाहती थी। उसके सिर में खून से लथपथ छेद मौत का वह तत्काल प्रभाव नहीं दिखा रहा था जो हेनरी ने अपने पूरे जीवन में हेडशॉट से देखा था। मैं एंगस ने कहना शुरू किया और फिर उसका गला भर आया क्योंकि खून उसके मुंह में भरने लगा था। हेनरी उसे फिर से गोली मार देता, लेकिन रिवॉल्वर में और गोलियां नहीं थीं। इसलिए वह एंगस के पास गया और देखा कि उसकी आंखों में रोशनी मंद हो गई थी, लेकिन यह अभी भी एक फीके बैंगनी रंग की चमक रही थी। और फिर हेनरी समझ गया। सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए एंगस मर चुका था, लेकिन विनकुलम के साथ उसके गहन आत्मसात के कारण वह वस्तु उसके शरीर को खड़ा रख रही थी, उसे जीवित रख रही थी, और यह बहुत ही भयानक काम कर रही थी। हेनरी ने हाइड्रा के डंक के हैंडल को पकड़ा और उसे अपनी इन्वेंट्री में भेजने से पहले एंगस के होलिस्टर से बाहर निकाला। इसके बाद उसने विनकुलम को पकड़ लिया और उसे एंगस की छाती से हटाने के लिए जितना हो सके उतना जोर से खींचा। चूंकि एंगस शारीरिक रूप से उस वस्तु के साथ अपना बंधन बनाए रखने में असमर्थ था, इसलिए उसके शरीर में धन से चांदी के तंतु पीछे हटने लगे जब तक कि वस्तु अंततः उसकी छाती से मुक्त नहीं हो गई। एंगस की आंखों की बैंगनी चमक अंततः मंद हो गई और उन्हें उनके प्राकृतिक रंग में वापस लाया गया, क्योंकि वह पीछे की ओर झुका और एक भारी धमाके के साथ जमीन पर गिरा। क्वेस्ट हाइव को नष्ट करें पूरा हुआ। किल रिवॉर्ड 450 एक्सपी। वाइकर किलर बोनस जोड़ 1 स्ट्रेंथ 30-31 से ज्यादा। आपको 1000 बोनस एक्सपी मिले हैं। तारांकन निक्स को 500 एक्सपी मिले हैं। आपका लेवल बढ़ गया है, अब आप लेवल 13 पर हैं। हिट पॉइंट अधिकतम बढ़कर 130 हो गया है। मैना पॉइंट अधिकतम बढ़कर 140 हो गया है। अब आपके पास आवंटित करने के लिए 6 स्टेट पॉइंट हैं। आपने एंगस डायोनिसियो को मार दिया है और इस तरह डायोनिसियो गैंग को भंग कर दिया है। आपने गैंगबैंगर का खिताब खो दिया है। हेनरी ने शायद ही नोटिफिकेशन पर ध्यान दिया हो। उसने विनकुलम के बैंगनी रत्न की मंद चमक से येलेना की ओर देखा, जिसका सिर अब झुका हुआ था क्योंकि उसकी त्वचा पर दरारें दिखाई देने लगी थी, क्योंकि वह अपने जीवन की कीमत पर जादुई ऊर्जा के शक्तिशाली त्रम्स को जारी करना जारी रखती थी। क्लिप क्लॉप क्लॉप। हेड्रॉन हवेली के क्षतिग्रस्त होने के साथ हॉलवे निक्स को समायोजित करने के लिए पर्याप्त बड़े से अधिक थे, जो एक बार मेडिकल बे के मेहराब के माध्यम से आगे बढ़ी और उसकी आंखें पहले एंगस पर पड़ीं। तुमने ये किया, उसने कहा, और फिर उसकी आंखें येलेना पर गईं। उसके साथ क्या गलत है? वह मर रही है, हेनरी ने कहा, और निक्स को देखा कि उसका शरीर खून से लथपथ था और कुछ गोली के घाव थे जहां अधीनस्थ नवागंतुकों ने उसके जाने के बाद उसे गोली मार दी थी। सिस्टम के चोटों की गणना करने के तरीके के लिए धन्यवाद। वह खून नहीं बहा रही थी और हेनरी को पता था कि उसने किसी भी अधीनस्थ नवागंतुक को जीवित नहीं छोड़ा है। यह उसकी हत्याएं ही थी जिन्होंने हाइव को खत्म करो शिकार अभियान को जारी रखा और हेनरी को एक और स्तर ऊपर जाने के लिए आवश्यक अनुभव दिया। तुम क्या करने जा रहे हो? निक्स ने पूछा जब उसने हेनरी को येलेना की ओर चलते देखा। मुझे कोशिश करके मदद करनी है। आह! दर्द से कराहते हुए हेनरी ने अपने चेहरे पर हाथ रखकर एक कदम पीछे हट गया। येलेना के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा अब अदृश्य मानसिक जलन प्रभाव की एक शक्तिशाली शक्ति नहीं थी। हिंसक मन आग की लपटों का रूप लेने लगा था जो हर कुछ सेकंड में छिटपुट रूप से जलती थी और जलती हुई गर्मी की एक लहर लेकर आती थी जो उसके संपर्क में आने वाली हर चीज को जला देती थी।
लेस दैन इनसाइड ग्रेटर दैन के साथ हेनरी ने येलेना के स्वास्थ्य स्तर और मन ओवरलोड स्तर को देखा। स्वास्थ्य 29, मन 2300 ओवरलोड। हेनरी, येलेना की आवाज़ कमज़ोर निकली और उसने अपना सिर धीरे से ऊपर उठाकर हेनरी के चेहरे की ओर देखा। मैं यहाँ हूँ, हेनरी ने उसे एक कोमल आवाज़ में बताया और अपनी हिम्मत जुटाते हुए उसने अपना पल चुना और उन दोनों के बीच की दूरी को पार कर लिया ताकि वह उसके सामने एक घुटने पर बैठ सके। उसने विनकुलम को पकड़े हुए हाथ को आगे बढ़ाया और पूरे विश्वास के साथ कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। येलेना ने एक हाथ उठाया, उसकी हरी आंखें आंसू से भर गईं और उसने उसे उसके चेहरे की ओर बढ़ाया। तुम जल रहे हो, उसने कहा। वह सही थी। उसके इतने करीब होने के कारण हेनरी की त्वचा झुलस रही थी। उसके कपड़े पहले से ही राख हो रहे थे। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा हूँ, येलेना ने पूछा। वह लगभग निश्चित नहीं लग रही थी, जैसे वह यह मानने से इनकार कर रही थी कि वह इस तरह के अनियंत्रित विनाशकारी जादू में सक्षम है। ये ठीक है, हेनरी ने उससे कहा। नहीं, ये ठीक नहीं है, येलेना ने घुटी हुई आवाज़ में कहा। तुम्हें भाग जाना चाहिए। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जला दूंगा। मैं ठीक हूँ, हेनरी ने उसकी हरी आंखों में कड़ी नज़र डालते हुए जोर दिया। नहीं, तुम ठीक नहीं हो, येलेना ने कहा और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। उसने अब अपना दूसरा हाथ उठाया और अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को छूते हुए उसने उस पौष्टिक ऊर्जा को खोजने की कोशिश की जिसे वह कभी बाहर निकालने में सक्षम थी। लेकिन वह चली गई थी। वह अब अमर नहीं थी और अब जो थोड़ा स्वास्थ्य उसके पास था वह इतनी तेजी से गिर रहा था कि उसे साझा नहीं किया जा सकता था और संभवतः उसके शरीर के विनाश के साथ भी वह नहीं रह पाएगा। नहीं, 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 येलेना ने निराशा में सिर हिलाते हुए कहा। हेनरी कृपया जाओ, उसने कहा। मैं नहीं जा सकती। मैं इसे रोक नहीं सकता। स्वास्थ्य 20, मन 3200 ओवरलोड। हेनरी ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने होठों को दबाया और अपनी आंखें विनकुलम पर टिका दीं। उसने आइटम के रत्न को कसकर पकड़ा और खोला क्योंकि यह लगभग उत्सुक लय के साथ धड़क रहा था। हेनरी ने एंगस को आइटम का कई बार उपयोग करते देखा था और लेस दैन अंतर्दृष्टि ग्रेटर दैन के साथ इसके उपयोग की जांच की थी ताकि यह पता चल सके कि उसे एक और बर्तन चाहिए था। जादुई, लगभग नारकीय लपटों की जीभों को अपने शरीर पर चाटते हुए देखकर हेनरी ने विनकुलम को उठाया और उसे अपनी छाती से लगा लिया। तुरंत आइटम ने अपने तंबू बाहर निकाले और हेनरी के शरीर में घुस गया, जिससे एक त्वरित बंधन बन गया। लेकिन हेनरी संतुष्ट नहीं था। बस इतना ही, उसने ऊंची आवाज में पूछा। चलो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास इतना ही नहीं है, इसे यहीं दे दो। विनकुलम रुक गया और फिर यह और भी अधिक तीव्रता से धड़क उठा क्योंकि इसके तंतु हेनरी के शरीर में और भी गहराई तक घुस गए, जिससे एंगस को एक बार जो आत्मसात करने का आनंद मिला वह स्तर बन गया। उसे मानव से हाइब्रिड में बदल दिया और उसे हाइव किंग की घृणित और दिखावटी उपाधि प्रदान की। जैसे ही आइटम की बैंगनी ऊर्जा उसके अंदर से गुजरी, हेनरी ने येलेना की स्थिति को स्थिर करने के लिए काम करना शुरू किया। तभी उसे अचानक लगा कि विनकुलम की स्वयं की भावना उसे धकेल रही है। इसने उसके सिर को महाकाव्य अनुपात के भव्य सपनों से भर दिया। पूरे शहर और राज्य और राष्ट्र उनके अधीन। उन्हें सत्ता की सीढ़ी के सबसे ऊपर बैठने की अनुमति देना, जहां कोई भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। एक साथ विनकुलम कह रहा था। अगर हेनरी को इसकी टोन की कल्पना करनी होती तो वह इसे प्रेमी की तुलना में करता और इसकी अस्वाभाविकता ने उसके शरीर को कांपना। क्या बकवास है, उसने आखिरकार कहा और स्थिति के बावजूद मुस्कुराने में कामयाब रहा। फिर उसने कहा, कोई अपराध नहीं, निक्स। मैं क्यों नाराज होऊंगा, घोड़े ने उलझन में पूछा। तुम सच में कोई साथी नहीं चाहते, तुम एक उपकरण चाहते हो, हेनरी ने विनकुलम से कहा। और मैं वास्तव में इनमें से कुछ भी नहीं चाहता। वैसे भी तुम इसे जिस तरह से करते हो वैसा नहीं। तुम्हारा हाइव लोगों की व्यक्तिगत पहचान छीन लेता है और एंगस के नेतृत्व में तुम्हारी शक्ति के कारण मैंने देखा कि तुमने उसके साथ क्या किया, येलेना की ओर इशारा करते हुए। इसलिए अब चुप रहो और मुझे तुम्हारा इस्तेमाल करके जो गड़बड़ तुमने की है उसे ठीक करने दो। विनकुलम की आत्मा भावना सिकुड़ गई, मानो उसे काट लिया गया हो, लेकिन उसने कोई और धक्का नहीं दिया। हेनरी के दिमाग को सोचने के लिए पर्याप्त स्पष्ट छोड़ दिया। विनकुलम के धारक के रूप में हेनरी बॉन्ड मेकिंग के यांत्रिकी को अच्छी तरह से समझता था। ये बस काम के साथ आया था, इसलिए बोलने के लिए। हालांकि समस्या ये थी कि येलेना और हेड्रॉन मैंशन के बीच संबंध बनाने के किसी भी प्रयास का सामना एक ऐसी तीखी गर्मी से होता था जो संबंध को जला देती थी और उसे शक्तिशाली मानसिक प्रतिक्रिया से प्रभावित करती थी। परीक्षण और असफलताओं के 1 मिनट बाद हेनरी को इस असहज सच्चाई का सामना करना पड़ा कि वह असंभव प्रयास कर रहा था और उसके और येलेना के पास कोई समाधान निकालने के लिए समय नहीं था। हवेली के साथ संबंध असंभव साबित होने के बाद हेनरी ने नष्ट हो चुके और अब जलते हुए कमरे के चारों ओर अपनी नज़र घुमाई ताकि कोई सहारा, कोई संरचना मिल जाए, भले ही यह स्पष्ट था कि वहां कुछ भी नहीं था। स्वास्थ्य 10, मन 4200 ओवरलोड।
अचानक हेनरी की आंखों के सामने एक स्क्रीन दिखाई दी जिस पर लाल खतरे का संकेत चमक रहा था और उसके सिर में अलर्ट के साथ जोर से बीप बज रही थी। निक्स, यहाँ से चले जाओ, हेनरी ने पुकारा। नहीं, हो, निक्स ने एक खर्राटे के साथ कहा। मैं क्यों जाऊंगी? येलेना द्वारा हिंसक रूप से छोड़े गए मन की आक्रामक जलती हुई प्रकृति के कारण उसका काला कोट सुलगने लगा। निक्स किसी तरह से उसे सहारा देने के लिए हेनरी के करीब पहुंची, हालांकि उसे नहीं पता था कि कैसे। लानत है, हेनरी ने डूबते हुए विचार के साथ कहा कि वह असफल होने वाला था। येलेना हेड्रॉन का मैना ओवरलोड गंभीर स्तर पर पहुंच रहा है, उसे अभी मार डालो। चुप रहो, हेनरी ने जोर से कहा। लेकिन सिस्टम चुप नहीं हुआ। आपको ग्रैंड क्वेस्ट को सही तरीके से शुरू करने से पहले ही असफल होने का जोखिम है। इन्फिनल स्पॉन को मार डालो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दुनिया को संभावित बुराई से मुक्त कर रहे होंगे। अगर हेनरी का दिमाग उस समय व्यस्त नहीं होता तो वह सिस्टम के स्वर को हमेशा की तरह यांत्रिक भावुक स्वर से फिसलते हुए एक ऐसे आग्रह में बदल देता जो उसके चेहरे पर रोशनी चमकाने से कहीं आगे निकल जाता। ऐसा कहने के बाद हेनरी ने स्वर को नहीं पहचाना होगा, लेकिन उसने ये शब्द सुने, दुनिया को बुराई से मुक्त करो। जब तुमने मुझे मेरी दुनिया से अलग करके यहाँ रखा तो क्या यह ऐसा लग रहा था कि मैं इसके लिए तैयार हूँ? सिस्टम ने जवाब नहीं दिया और बस अपना पिछला संदेश दोहराया। आपको ग्रैंड क्वेस्ट को सही तरीके से शुरू करने से पहले ही असफल होने का जोखिम है। इन्फिनल स्पॉन को मार डालो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप दुनिया को संभावित बुराई से मुक्त कर देंगे। हेनरी ने इसे अनदेखा कर दिया। उसका एक हाथ येलेना के कंधे पर था और उसका दूसरा हाथ उसके चेहरे को सहला रहा था। वह कराह रहा था लेकिन उसके अंदर जल रही हिंसक ऊर्जा को सहन कर रहा था। और फिर उसने पूरे कमरे को देखा। दीवारें पहले से ही जल रही थीं और इतनी गर्म थीं कि वे पिघल रही थीं। पत्थरों के पिघलने का नज़ारा हेनरी को यह एहसास करा गया कि यह स्थिति कितनी दयनीय थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या टॉम नौसिखिया बच पाया, उसने अचानक सोचा। एंगस के सीने से विनकुलम के हट जाने के बाद जो लोग उसके नियंत्रण में थे वे मुक्त हो गए, जैसा कि येलेना ने प्रमाणित किया। अगर टॉम जल्दी से जाग जाता तो उसे भागने की समझ होती। हेनरी को संदेह था लेकिन उम्मीद थी। निक्स अब गर्म जमीन पर लेटी हुई थी। अपनी पीड़ा भरी आवाज़ों को दबाए हुए वह हेनरी को उसकी आलोचनात्मक सोच से विचलित न करने की कोशिश कर रही थी। हेनरी ने इस पर मुस्कुराने में कामयाबी हासिल की, इससे पहले कि वह येलेना की ओर देखे जो अब अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए शांत थी। स्वास्थ्य 6, मन 4600 ओवरलोड। काश मैं उसे बांधने के लिए कुछ पा सकता, भले ही अस्थायी रूप से ही क्यों ना हो। येलेना को खुद से जोड़ना उसे उसके हाइव में ले आता और एंगस के इस प्रयास से सीखते हुए हेनरी जानता था कि इससे उसकी स्थिति स्थिर नहीं होगी। यह उसे सिर्फ एक नासमझ नौकरानी बना देगा जो हाइव माइंड की गुलाम थी। हेनरी ने अपनी आंखें बंद की और विनकुलम की शक्ति में गहराई से उतर गया। कुछ, उसने बुदबुदाया, कुछ ऐसा जो बंधन के लिए पर्याप्त मजबूत हो। अभी या कभी नहीं। इन्फिनल स्पॉन को मार डालो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम दुनिया को संभावित बुराई से मुक्त कर दोगे। हेनरी सिस्टम को फिर से चुप रहने के लिए चिल्लाने ही वाला था कि वह रुक गया। जब सिस्टम का अलर्ट उसके सिर में गूंजा तो उसने विनकुलम से कुछ महसूस किया था। ये बेहोश था और अगर वह विनकुलम की ऊर्जा में इतना गहरा नहीं होता तो शायद उसे इसका एहसास नहीं होता, लेकिन उसने निश्चित रूप से इसका एहसास किया था। बॉन्ड मेकर ब्रेकर के रूप में विनकुलम अपने धारक को मौजूदा बॉन्ड की तलाश करने और नए बॉन्ड बनाने के लिए सशक्त बना सकता है, और ये तथ्य कि यह सिस्टम पर प्रतिक्रिया कर रहा था, इसका मतलब था कि वहाँ एक बॉन्ड था जिसे पता लगाया जाना था। बेशक, हेनरी ने सोचा और उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। मैं सिस्टम से बंधा हुआ हूँ। शायद मैं किसी और को इससे बांध सकता हूँ। उसे और निक्स को अधीन किए गए न्यूबीज से लगी गोलियों के घावों को देखते हुए और फिर भी खून नहीं बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि जीवन को स्थिर करना ही सिस्टम की सबसे अच्छी क्षमता है। जैसे ही हेनरी के दिमाग में यह विचार आया, उसने येलेना के दोनों कंधों को कसकर पकड़ लिया और सिस्टम के साथ अपने अमूर्त बंधन को खोजने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। अब जब वह इसे खोजना जानता था और विनकुलम की बॉन्ड तलाश करने की क्षमता के साथ मार्गदर्शन करने के लिए, हेनरी ने जल्द ही उपरिकेंद्र को पा लिया और पाया कि यह उसकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत धड़क रहा था। और इस तरह हेनरी ने प्रक्रिया शुरू की। उसे माध्यम बनाकर उसने येलेना के स्वास्थ्य और उसकी कमजोर होती आत्मा पर नियंत्रण कर लिया और बंधन शुरू करने के लिए उसे सिस्टम के पास ले आया। पूर्व अधीनता के बिना सिस्टम उपयोगकर्ता अनुबंध में किसी तीसरे पक्ष को शामिल करना अनुचित है। वह पालतू जानवर नहीं है जिसे वश में किया जा सके, हेनरी ने इस विचार को नापसंद करते हुए कहा। कृपया चुप हो जाओ और मुझे काम करने दो। मैं इसके खिलाफ सलाह देता हूँ और मैं आपकी सलाह को खारिज करता हूँ। उस समय हेनरी ने निश्चित रूप से सिस्टम से आग्रह का स्वर सुना था, लेकिन इसे अनदेखा करना चुना। वैसे भी उस समय यह उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। स्वास्थ्य 3, मन 4900 ओवरलोड। चलो, हेनरी ने उत्साहपूर्वक सोचा। स्वास्थ्य 2, मन
5000 ओवरलोड। हेनरी को लग रहा था कि उसने संबंध बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि यह येलेना के स्वास्थ्य में गिरावट की दर को पकड़ रहा है। काम करो, लानत है। हेनरी ने इस बार जोर से चिल्लाया और विनकुलम ने एक शक्तिशाली स्पंदन छोड़ा, इससे पहले कि एक और लंबी दरार दिखाई दी जो एंगस द्वारा तब की गई दरार में शामिल हो गई जब उसने अपने अधीनस्थ वारलॉक को विस्फोटित किया था। स्वास्थ्य 1 मन 5100 ओवरलोड। हेनरी का दिल धड़कना बंद हो गया और वह सांस रोककर इंतजार कर रहा था, ये जानते हुए कि उस स्टेट स्क्रीन का अगला अपडेट या तो आने वाले विनाश को पुख्ता करेगा या उसकी रक्षा करेगा। स्वास्थ्य 2। हेनरी की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी आंखें स्वास्थ्य टैब से उसके नीचे मन टैब पर चली गईं। मन 4900 स्थिरीकरण। हेनरी ने राहत की मुस्कान बिखेरी लेकिन उसकी आंखें और भी चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ फट गया है, जिससे उसे अपना सिर झुकाना पड़ा और खून थूकना पड़ा। नारकीय लपटों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से उसके हिट पॉइंट बहुत कम हो गए थे, लेकिन इससे भी बदतर, उसका स्वास्थ्य उस प्रयास से प्रभावित हो रहा था जो किसी अन्य व्यक्ति के पूरे अस्तित्व को उस सिस्टम से जोड़ने के लिए किया जा रहा था, जिसे वह वास्तव में समझता भी नहीं था। एक बेहतर हीलिंग पोशन को बाहर निकालते हुए हेनरी ने 60 हिट पॉइंट्स को पुनः प्राप्त किया, लेकिन वह भी बिंदु दर बिंदु कम होने लगा और उसके अंदरूनी हिस्से और भी फटने लगे, जिससे उसे और भी अधिक रक्त थूकना पड़ा। तारांकन क्रैक। विनकुलम के पार एक और दांतेदार विकर्ण रेखा दिखाई दी। इसकी बॉन्ड मेकिंग ऊर्जा का हर हिस्सा सिस्टम के साथ येलेना के बंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए निकाला जा रहा था और ऊर्जा के हर हिस्से के खोने के साथ बैंगनी रत्न की अखंडता को नुकसान पहुंचा। येलेना आखिरकार हिली। उसने महसूस किया कि उसका स्वास्थ्य स्थिर होने लगा है। उसकी फटी हुई त्वचा ठीक हो गई और उसका पीला पार्लर रंग पाने लगा। इसके अलावा उसे किसी ऐसी चीज़ के साथ एक अकथनीय संबंध महसूस हुआ जिसे वह ठीक से समझा नहीं सकती थी और उस संबंध में उसे दो अन्य पक्ष महसूस हुए। एक की पकड़ दूसरे से ज़्यादा मजबूत थी। उसने पहचान लिया कि वे हेनरी और निक्स थे। वह बस अपनी आंखें खोलने और यह सवाल करने ही वाली थी कि क्या हो रहा है, तभी उसकी पूरी मानसिकता उसके शरीर से बाहर खींच ली गई और एक अजीब जगह में चली गई जो एक दूसरे से जुड़े हुए अमूर्त तंतुओं से भरी हुई थी, जो तेजी से घूम रहे थे और उसे जीवित रखने के लिए उसके अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं से जुड़ रहे थे। जब वह 25 साल की हुई तब से उसका अभिशाप चला गया था। इसके बजाय उसका भाई इसे झेल रहा था। अब वह अपनी मृत्यु से जूझ रही थी। एक जादूगर ने उसके और हवेली के बीच जो नारकीय बंधन बनाया था, उसके कारण मृत्यु उससे दूर थी और बंधन के टूट जाने के बाद मृत्यु ने अपना दावा ठोक दिया। लेकिन इन तंतुओं में एक शक्तिशाली ऊर्जा थी जिसने मृत्यु को दूर रखा और उसके जीवन को कुछ हद तक सामान्य बनाने की कोशिश की। हेनरी, तुम ये कर रहे हो? येलेना ने अविश्वसनीय रूप से पूछा, लेकिन हेनरी उसे सुन नहीं पाया। वह उस स्थान के बाहर स्थिरीकरण को जारी रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। स्वास्थ्य 30 मन 2200 स्थिरीकरण। उसने एक और हीलिंग पोशन पी लिया लेकिन यह अभी भी अपर्याप्त लग रहा था, इसलिए उसने आखिरी पी लिया और फिर भी अंग तेजी से गिर गए। मेरा भी इस्तेमाल करो, निक्स ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं है। हेनरी ने अपनी टेलीपैथी के माध्यम से उसे बताना शुरू किया, लेकिन जब उसे लगा कि उसने पहले ही उसे आपूर्ति शुरू कर दी है तो वह रुक गया। उस पर जो बोझ था वह धीरे धीरे कम होने लगा और येलेना के स्थिरीकरण की गति तेज हो गई। स्वास्थ्य 41 मन 1100 स्थिरीकरण। स्वास्थ्य 45 मन 700 स्थिरीकरण। स्वास्थ्य 48 मन 400 स्थिरीकरण। स्वास्थ्य 50 मन 200। तब से येलेना का स्वास्थ्य बढ़ने लगा, लेकिन उसका मन वही रहा। अब उसके सामने लगा हुआ स्थिरीकरण चिन्ह गायब हो गया। और फिर आखिरकार स्वास्थ्य 100 मन 200 ये बंद हो गया। लपटें खत्म हो गई थीं। येलेना के शरीर से हिंसक मन अब नहीं निकल रहा था और बंधन बनाने की प्रक्रिया में विनकुलम की ऊर्जा के अंतिम अवशेष पूरी तरह से खत्म हो गए थे। बैंगनी रत्न ने अपनी सारी चमक और अपनी सारी शक्ति खो दी। आइटम के टेंटिकल्स हेनरी के शरीर से अलग हो गए, इसलिए यह जमीन पर गिर गया और रत्न टूट गया। हेनरी को यकीन था कि उसने विनकुलम की स्वयं की भावना को अपनी चेतना के अंतिम हिस्से से उसे शाप देते हुए सुना था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह इससे छुटकारा पाकर खुश था। वह खुश था कि उसने एंगस की गलती को सही करने के लिए आइटम की आखिरी शक्ति का इस्तेमाल किया था और येलेना को आगे बढ़ने के लिए वास्तविक जीवन की कुछ झलक दी थी। सिस्टम के साथ किसी थर्ड पार्टी को जोड़ने के आपके प्रयास को सिस्टम के एक्सक्लूसिविटी क्लॉज के अनुरूप माना गया है। बॉन्ड पूरा हुआ। आपने एक असाधारण उपलब्धि हासिल की है। सिस्टम द्वारा आपके कार्यों का पूर्वानुमान न लगाए जाने के कारण आपके इनाम पर निर्णय लिया जा रहा है। मुख्य खोज इन्फर्नल स्पॉन को मारें। अब मुख्य खोज इन्फर्नल स्पॉन को बचाएं छिपा हुआ बन गया है। खोज पूरी हुई। आपको 15,000 एक्सपी मिले हैं। तारांकन निक्स को 7,500 एक्सपी मिले हैं। आपका स्तर ऊपर हो गया है। आपका स्तर ऊपर हो गया है। आपका स्तर ऊपर हो गया है।
आपका स्तर ऊपर हो गया है। आपका स्तर ऊपर हो गया है। आपका स्तर ऊपर हो गया है। आपका स्तर ऊपर हो गया है। आपका स्तर ऊपर हो गया है। आपका स्तर ऊपर हो गया है। आपका स्तर ऊपर हो गया है। आपका स्तर अब 17वें स्तर पर है। हिट पॉइंट अधिकतम बढ़कर 170 हो गया है। मन पॉइंट अधिकतम बढ़कर 180 हो गया है। अब आपके पास 30 स्टेट पॉइंट हैं, आवंटित करें। निक्स का स्तर बढ़ गया है। निक्स अब स्तर 5 है। निक्स ने कौशल हासिल कर लिया है, लेस देन शेडोज के ग्रेटर दैन। निक्स का स्तर बढ़ गया है। निक्स का स्तर बढ़ गया है। निक्स का अब स्तर 7 है। निक्स के हिट पॉइंट बढ़कर 125 हो गए हैं। निक्स का मन अब 135 है। हेनरी के सिर में एक के बाद एक कई नोटिफिकेशन गूंजने लगे, लेकिन वह उन पर ध्यान नहीं दे सका क्योंकि उस पल वह जमीन पर गिर गया और उसकी आत्मा उसके शरीर से खींच ली गई और अज्ञात में गहरी खींच ली गई। हेनरी गहरे में डूब गया। पहले तो उसके चारों ओर का अंधेरा जाना पहचाना था। उसे याद आया कि जब उसने मौत के साथ प्रयोग किया था तो उसे कई बार ऐसा महसूस हुआ था। क्या यही है? उसने सोचा, क्या मैं फिर से मर गया? हेनरी ने चारों ओर देखा और एक पल के लिए उसने सोचा कि क्या वह फिर से मौत की उन भयानक आंखों से घूरने वाला है। उस धुंध की याद ने कि कैसे वह इतनी शक्तिशाली थी कि वह उसकी आत्मा को चीर रही थी, हेनरी को सिहरन पैदा कर दी। जब वह सिहरन दूर हो गई और वह फिर से आलोचनात्मक सोच के योग्य हो गया तो हेनरी को एहसास हुआ कि यह अंधेरा अलग था। एक बात तो यह थी कि यह दम घोंटने वाला नहीं था। यह इतना गहरा अंधेरा था कि वह अपने हाथ भी नहीं देख सकता था, लेकिन अब तक यह एक बहुत ही आरामदायक अनुभव था। तो मैं मर नहीं रहा हूं, उसने सोचा और एक सांस छोड़ी, जितनी सांस एक आत्मा छोड़ सकती है। यह अच्छा है। हेनरी को पता नहीं था कि वह कितनी देर तक गिरता रहा। यह घंटों हो सकता था, यह मिनट हो सकता था, यह दिन हो सकता था। वह जितना अधिक नीचे गिरता गया उसे एहसास हुआ कि उसे खींचा जा रहा था। कुछ उसे गहराई तक खींच रहा था। हालांकि यह क्या था उसे पता नहीं था। और फिर घुटन हुई। ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर चारों ओर से घिर गई और हेनरी की आत्मा के हर हिस्से को जकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक चक्की से जबरन गुजारा जा रहा था जो उसे पेस्ट में बदलने के इरादे से मथ रही थी। और फिर गर्मी थी, भयंकर गर्मी। हेनरी ने उस गर्मी को पहचाना। उसने इसे येलेना द्वारा लाए गए बेकाबू मन से महसूस किया था। सिवाय इसके कि यह स्तर इतना तीव्र था, उसे यकीन था कि उसे पहले ही पिघल जाना चाहिए था। ये कि वह अभी भी संघर्ष करने के लिए पर्याप्त जीवित था, स्पष्ट रूप से चमत्कारी था। और फिर रोशनी आई। यह नीचे से आई। हेनरी ने नीचे देखा, अभी भी दबाव से घुट रहा था, जो निस्संदेह आग की झील थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने पहले भी आग देखी थी। उसने अपने पिछले जीवन में कई बार इसे भड़कते हुए देखा था, पहाड़ों में आग लगने से लेकर कुछ हिंसक छापों के दौरान पूरे शहरों में आग लग जाने तक, लेकिन उसने कभी भी आग को तरल की तरह इतना आगे बढ़ते नहीं देखा था। ये बहती थी, घटती थी और कभी कभी यह शक्तिशाली लहरों के साथ उठती थी, जैसे कि यह एक समुद्र के किनारे पर टकराती थी, जो इतना अंधेरा था कि यह आग की लपटों की रोशनी से चमकने का विरोध करता था। नरक, वर्णन जानबूझकर किया गया था। हेनरी को यकीन था यह केवल नरक ही हो सकता है। दुर्भाग्य से जो कुछ भी उसे खींच रहा था वह हिंसक, अजीब तरल आग के उस झील की ओर बढ़ता रहा। नहीं, हेनरी ने जोर से कहा, आश्चर्यचकित था कि उसकी आवाज काम कर रही थी, लेकिन आग से दूर छलांग लगाने की कोशिश में इतना व्यस्त था कि उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। नहीं, मैं उस चीज के करीब नहीं जा रहा हूं। लेकिन वह गया। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह खिंचाव के खिलाफ शक्तिहीन था। उसका शरीर तरल आग को छू गया और यह उसे झुलसा देने वाली गर्मी से जला दिया। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर पर दबाव के कारण उसका मुंह बंद हो गया। और फिर यह खत्म हो गया। गर्मी चली गई। अब उसे खींचा नहीं जा रहा था। कुछ समय में पहली बार हेनरी की आत्मा स्थिर थी। हेनरी ने चारों ओर देखा। वह एक विशाल मंद रोशनी वाले अध्ययन कक्ष में था। एकमात्र प्रकाश हेनरी से कम 10 फीट दूर एक बड़े डेस्क से आ रहा था। उस डेस्क पर कोई बैठा था, एक महिला, हेनरी ने अब तक देखी सबसे अजीब महिला। उसकी त्वचा लाल थी और उसके सिर से 2 विशाल सींग निकले हुए थे और दुष्टतापूर्वक मुड़े हुए थे। उसके काले काले बाल भी एक तंग बन में बंधे थे। वह जो भी थी, उसने हेनरी पर कोई ध्यान नहीं दिया और बस एक कलम थामे हुए अपनी बड़ी डेस्क पर चर्मपत्र के एक टुकड़े पर कुछ लिख रही थी। उस डेस्क पर कई बड़ी किताबें और स्क्रॉल और चर्मपत्र रखे हुए थे, जिन्हें उसने या तो फेंक दिया था या बहुत हाल ही में लिखा था। हेनरी बोल सकता था, लेकिन दबाव अभी भी उसके मुंह को बंद रखे हुए था। स्वागत है, महिला ने हेनरी से अब तक सुने गए सबसे व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मुझे विश्वास है कि आपको यात्रा अच्छी लगी होगी। तुम कुछ नहीं बोलोगे? हेनरी के चुप रहने पर महिला ने पूछा। क्या तुम निराश हो? मेरा अध्ययन तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? मुझे लगता है तुम सिंहासन कक्ष की उम्मीद कर रहे थे, एक ऐसा आसन जहां मैं तुम्हें प्रभावशाली ढंग से देखूं।
हेनरी अभी भी बोल नहीं पा रहा था, लेकिन अगर महिला ने जो कुछ भी लिख रही थी उससे एक बार ऊपर देखा होता तो वह उसकी आंखों में उसके इरादे साफ साफ पढ़ लेती, जबकि वह अपने मन में चिल्ला रहा था, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? महिला रुकी, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर नहीं उठाया। ओह ठीक है, उसने कहा, जैसे उसे अचानक कुछ याद आ गया हो, और अपने मुक्त हाथ की एक लहर के साथ हेनरी ने अपने शरीर के चारों ओर दबाव को ढीला महसूस किया। अंततः बोलने के लिए उसका मुंह खुला। हेनरी ने महिला को कुछ मिनटों तक घूरते हुए देखा, क्योंकि वह लिखती रही, और फिर उसने पूछा, आप कौन हैं? बोल्ड, महिला ने कहा। एक सवाल पूछने के लिए? हेनरी ने उलझन में पूछा। हाँ, महिला ने उत्तर दिया। आपको मुझसे जवाब मांगने का अधिकार नहीं है। मांगना? लेडी, मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था, हेनरी ने शुरू किया। लेडी, महिला ने इस शब्द को ऐसे दोहराया जैसे ये हास्यास्पद हो। क्या तुम मुझे ऐसा समझते हो? हेनरी की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसकी आवाज़ ने उसे इतनी शक्तिशाली और उग्र लहर से मारा कि उसने उसकी आत्मा को जलाकर राख कर दिया। ये सोचना भी भयानक था कि यह संभव भी था। क्या तुम हो? उसने पूछा। एक और मांग, उसने कहा, और आखिरकार अपना सिर उठाया। हेनरी ने उसका चेहरा देखा। सबसे मोहक सुंदरियों के मिश्रण की तरह जो उसने अपने पूरे जीवन में कभी देखी थी, एक ऐसे मिश्रण में जो निश्चित रूप से काम करता था और उसे अनंत जाल के वादे के साथ आकर्षित करता था। हेनरी ने देखा कि उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। कोई पुतलियां नहीं थीं, बस दो काले खाली स्थान जो उसे एक तरह से फंसाने वाले और एक भयानक तरीके से दोनों तरह से चूसते हुए लग रहे थे, जो वादा करते थे कि अगर वह बहुत देर तक देखता रहा तो वह खुद को खो देगा। इसलिए उसने दूर देखा, और उसकी नज़र उसके शरीर के उन हिस्सों पर पड़ी जिन्हें वह बैठा हुआ देख सकता था उस डेस्क के पीछे। उसने संभवतः सबसे बड़े स्तन देखे जिन्हें देखने का उसे कभी मौका मिला था, और फिर भी वे उसके प्रति वासना या रुचि नहीं जगा पाए। इसके बजाय वे उसे डराते थे। स्तन कैसे डरावने हो सकते हैं? हेनरी ने खुद से पूछा, जबकि कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाया। अब उसे पता था कि महिला क्या थी। अब तक उसे कैसे एहसास नहीं हुआ, ये स्पष्ट रूप से एक रहस्य था, क्योंकि जब वह पहली बार इस अध्ययन में आया था तो उसके बड़े सींग और लाल त्वचा ही पहली चीजें थीं जो उसने उसके बारे में देखी थीं। तुम दानव हो, हेनरी ने कहा, और तुम वह घिनौना नश्वर हो जिसने मेरे स्पॉन के साथ संबंध बनाए, दानव ने कहा। तुम्हारी स्पॉन? हेनरी ने धीरे से पूछा, इससे पहले कि उसकी आंखों में एहसास उभरे। ये लेना। अब राक्षसी ने अपनी कोहनी अपनी बड़ी मेज पर टिका रखी थी और उसकी ठोड़ी उसके हाथों पर टिकी हुई थी, जबकि उसके काले रंग के होंठों के कोने एक मुस्कुराहट में मुड़े हुए थे। तुम्हारे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन मैं शायद ही कभी नश्वर जादूगरों के साथ सौदेबाजी करती हूँ, सिवाय उस लड़की के। जादू के लिए उसकी प्रतिभा, खैर, मैं ऐसी आकर्षक आत्मा को अपनी उंगलियों से फिसलने और किसी अन्य राक्षस के पास जाने नहीं दे सकती। अब मैं ऐसा कर सकती हूँ। उसने 3 सदियां फंसी और मेरे लिए बेकार बिताईं, और इस दौरान मैंने सोचा, ठीक है, एक बार जब उसकी आत्मा मेरे पास आ जाएगी तो भुगतान बहुत बढ़िया होगा। ये केवल समय की बात है, मैंने कहा। और फिर आखिरकार यह हो रहा था, और एक शानदार विस्फोटक बोनस के साथ भी। लेकिन तुम इसमें शामिल हो गए। राक्षसी की आंखें हेनरी पर टिकी हुई थीं, उन काले शून्यों के साथ जो उसकी आत्मा को खींच रहे थे। मुझे नहीं पता कि मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए या आपको मारना चाहिए, उसने कहा। मुझे धन्यवाद देना अच्छा लगता है, हेनरी ने कहा, और मुस्कुराने के लिए संघर्ष किया, क्योंकि स्माइट शब्द के मात्र उल्लेख से ही उसकी आत्मा लगभग अस्तित्वहीन हो गई थी। डेमनेस ने उसे अनदेखा किया। एक तरफ आपने उसे उस सांसारिक नश्वर तल पर रखा और उसे मेरे लिए उपयोगी होने की स्वतंत्रता दी। यह मुझे प्रसन्न करता है। दूसरी ओर आपने उसे अपने दिमाग में उस असहनीय यांत्रिक बकवास से जोड़ दिया है। वह सिस्टम के बारे में जानती है? हेनरी ने पूछा। हाँ, डेमोनेस ने उत्तर दिया। हेनरी की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम मेरे दिमाग को पढ़ सकते हो? ये तुम्हें हैरान करता है? डेमोनेस ने अपनी ऊंची पीठ वाली कुर्सी पर पीछे झुकते हुए पूछा। मैं तुम्हारी आत्मा को नर्क में अपने पास ले आए और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे विचार निजी हैं? हंसी की बात है। अब तुम्हें धन्यवाद देने या तुम्हें मारने के बारे में? डेमोनेस रुकी और अपने काले होठों पर पंजे वाली उंगली थपथपाई, जबकि एक पूंछ उसके पीछे कुंडलित और लहराती हुई थी, कभी कभी प्रकाश को पकड़ती हुई। मैंने फैसला कर लिया है, उसने घोषणा की। मैं दोनों में से कुछ भी नहीं करूंगी। ठीक है, हेनरी ने धीरे से कहा। डेमोनेस ने सिर हिलाया। हाँ, तुम्हें धन्यवाद देना मेरे लिए नीचता की बात है। तुम्हें मारने से मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। ठीक है, हेनरी ने सिर हिलाते हुए कहा। जब तक मैं मर नहीं जाता, उसने अपने मन में जोड़ा। डेमनेस मुस्कुराए। तुमने मेरे स्पॉन के साथ जो बंधन बनाया है वह दोनों तरफ से है। तुमने उसे इसमें शामिल किया, इसे क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिविटी क्लॉज, मुझे लगता है। उसे थर्ड पार्टी बनाया या कुछ और? जब तुमने उसे इसमें शामिल किया तो तुमने मुझे भी इसमें शामिल किया। पहले से कहीं ज्यादा। तुम्हारा जीवन, तुम्हारी आत्मा, हेनरी मॉर्गन, मेरी पहुंच में है।
मुझे खुश करो और मुझे ये सब अचानक और दर्दनाक अंत तक नहीं लाना पड़ेगा। हेनरी ने कुछ नहीं कहा। वह कुछ भी कहने के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। बस इतना ही, डेमनेस ने कहा, और अपने लाल पंजे वाले हाथ की एक लहर के साथ उसने हेनरी की आत्मा को अपने अध्ययन से निकाल दिया। उसने उसकी आत्मा को नर्क से निकाल दिया। हेड्रॉन मैंशन। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन दिन में मूड खराब था। सूरज की रोशनी घने बादलों को चीरकर नहीं आ पा रही थी और कुछ गड़गड़ाहट और बिजली की चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश ने हेड्रॉन मैंशन के आंगन में कई मृत नौसिखियों के सूखते खून को धो दिया और बारिश की बूंदों की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। और फिर घोड़ों के खुरों की आवाज़ ज़मीन पर टकराने लगी। उनमें से कई तेज़ी से आगे बढ़े और आंगन में घुसने पर रुक गए और मौत और विनाश का मंजर देखा। टूटी दीवारें, बिखरी ईंटें, पिघले हुए पत्थर, कई मृत। सवारी दल में सबसे आगे एक भूरे बालों वाला, भूरी आंखों वाला आदमी था जो 40 के दशक के अंत में लग रहा था, और उसने काले रंग का लबादा पहना हुआ था जो रहस्यमय प्रतीकों से थोड़ा चमक रहा था, जो बारिश की बूंदों को रोकता था और कपड़े को सूखा रखता था। उस आदमी ने अपनी हथेली खोली हुई थी और ऊपर की ओर मुंह करके खड़ी थी। उसकी हथेली के ऊपर 2 वृत्त प्रक्षेपित किए गए थे, जिनमें से सबसे ऊपर वाला एक परिदृश्य का एक अपरिष्कृत वर्णन दर्शाता था और 2 बिंदु थे, एक नीला और एक लाल। नीला बिंदु ट्रैकर के स्थान को चिन्हित करता था और लाल बिंदु ट्रैक किए गए के लिए था। ब्लैक मैनर के स्वामी मॉर्ड एलेरिक अपने आइटम के लिए आए थे। मेरे स्वामी, हम आगे बढ़ेंगे, एक कठोर चेहरे वाले व्यक्ति ने कहा, जिसका घोड़ा तब तक चलता रहा जब तक कि वह मॉर्ड के साथ साथ नहीं आ गया और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ गया। नहीं, मॉर्ड ने कहा और अपने घोड़े से उतर गया और उसके सामने ट्रैकिंग मंत्र को पकड़ लिया। विकल्स का ये दस्ता इस पुनर्प्राप्ति में उसके साथ शामिल होने के लिए ठीक समय पर सेंट क्लेरिट वापस आ गया था, लेकिन मॉर्ड का मानना था कि केवल ये तथ्य कि उसे व्यक्तिगत रूप से यहाँ होना था, विकल्स के अतीत की विफलताओं को दर्शाता है और उनमें से किसी पर भी नेतृत्व करने का भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा वे जितने भी सक्षम थे, एंगस का मानना था कि जो भी दुश्मन वह नहीं हरा सकता, वाइकर भी उसके खिलाफ हार जाएंगे। वह क्षतिग्रस्त हवेली की दीवार में छेद से होकर चला गया और 2 और शवों के पास से गुजरा, क्योंकि वह ट्रैकिंग मंत्र का अनुसरण करते हुए उस कमरे में गया जो हवेली में लगी आग के नुकसान का केंद्र लग रहा था। उसने एंगस के शरीर को जल्दी से देखा और वह जानता था कि यह एंगस का ही था, भले ही वह कितना भी जला हुआ क्यों न हो, क्योंकि आर्केन सिंबल अब चमक रहे थे, क्योंकि ट्रैकर पास था। ये चला गया है, मॉर्ड ने नोट किया। उसे यह जानने के लिए एंगस की जली हुई छाती पर ध्यान देने की भी जरूरत नहीं थी कि विनकुलम गायब है। वाइकर उसके पीछे पीछे आए, लेकिन वे वहीं खड़े रहे, जबकि उनके भगवान ने इतनी तीव्र आभा छोड़ी कि ऐसा लगा कि यह उनकी निराशा के साथ उनके चेहरों पर तमाचा मार रही है। मैं बहुत देर से आया, मॉर्ड एलेरिक ने अपने ट्रैकिंग मंत्र को रद्द करते हुए बड़बड़ाया। उसने अपने ट्रैकिंग मंत्र से देखा था कि एंगस वापस देहात की ओर जा रहा था और उसे विश्वास था, खासतौर पर ब्लैक मैनर में गैंग लीडर के प्रदर्शन के आधार पर, कि एंगस से विनकुलम छीनने वाली कोई चीज़ नहीं थी। निश्चित रूप से देहात में कोई भी ऐसा नहीं हो सकता था जिसके पास इतनी ताकत और जादू हो कि वह एंगस की पकड़ से आइटम को छीन सके। अब मॉर्ड को एहसास हुआ कि वह कितना गलत था और अब उसका कीमती आइटम चला गया था। फिर मॉर्ड की आंखें घूमने लगीं और इस कमरे में प्रवेश करने के बाद पहली बार उसे एहसास हुआ कि वहाँ अन्य लोग भी मौजूद थे। वह एंगस पर इतना केंद्रित था कि उसकी नज़र किसी और चीज़ पर नहीं थी। वह लड़का, मॉर्ड ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। उसने मैनर पर हमले से हेनरी को पहचान लिया। हेनरी का ऊपरी शरीर नंगा था और उसकी पैंट आग की लपटों से सुलग रही थी और एक धागे से लटकी हुई थी। जरा सा खींचने पर वे फट जातीं। कपड़ों के जलने के बावजूद लड़का ज्यादातर सुरक्षित दिखाई दिया। बेशक मॉर्ड एलेरिक को उस चोर की परवाह नहीं थी जिसने एंगस डायोनिसियो के साथ उसके मनों पर धावा बोला था, हालांकि किसी और ने उसकी नज़र को आकर्षित किया। एक खूबसूरत महिला लड़के के बेहोश शरीर से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर लेटी थी। वह भी बेहोश थी। उसके कपड़े उसके जैसे जले हुए नहीं थे, लेकिन फटे हुए थे। महिला की त्वचा पीली थी, उसके लंबे उलझे हुए बाल एक अजीबोगरीब भूरे रंग के थे। ऐसे बाल जो आपको बुजुर्गों के बाल मिलेंगे और 20 की उम्र वाली महिला के नहीं, लेकिन मॉर्ड को पता था कि जादू अविश्वसनीय चीजें कर सकता है और इस महिला में निश्चित रूप से इसके लिए बहुत प्रतिभा थी। मॉर्ड ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे उसके बेहोश शरीर पर फिराया। जैसे ही उसने मन को छोड़ा जो उसके पूरे शरीर पर फैल गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मैं सटीक नहीं हो सकता, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता कम से कम मुझसे दोगुनी है, उसने सोचा और एक अविश्वसनीय हंसी निकाली। अविश्वसनीय, उसके मन में कमी है। इतनी प्रतिभा के लिए यह बहुत कमज़ोर है, लेकिन पर्याप्त प्रशिक्षण से इसे ठीक किया जा सकता है। मुझे आश्चर्य है वह यहाँ कैसे पहुंची। अब वाइकर आगे बढ़े। माय लॉर्ड, उनमें से एक ने अनिश्चित रूप से पुकारा। मॉर्ड ने पुकार को अनदेखा किया और उसकी नज़र लड़की के फटे कपड़ों पर चली गई, जैसे कि वह कहीं से एक लबादा लेकर आया हो और उसे उससे ढक दिया हो। उसे उठाओ और कोमल रहो, मॉर्ड ने कहा जब उसे यकीन हो गया कि महिला ठीक से ढकी हुई है।
वाइकर ने भूरे बालों वाली महिला को दुल्हन की तरह उठाया, जबकि मॉड ने हेनरी के बेहोश शरीर को देखा। उसे भी ले जाओ, उसने अचानक आदेश दिया और एक और थोड़ा बड़ा वाइकर आगे बढ़ा और हेनरी को जमीन से उठाकर अविश्वसनीय आसानी से अपने कंधे पर फेंक दिया और फिर पीछे हट गया। जैसे ही हेनरी को उठाया गया, मॉड एल्रिक ने मुड़ने की कोशिश की, तभी उसकी नज़र किसी चीज़ पर पड़ी। उसने नीचे हाथ बढ़ाया और उसे उठा लिया। यह एक सुस्त, आंशिक रूप से टूटा हुआ बैंगनी रत्न था जो चांदी के तंतुओं से घिरा हुआ था। विनकुलम का जो कुछ बचा था, ये बंधन बनाने तोड़ने का जादू सब खत्म हो गया। मॉड ने गहरी भौहें से कुर्नी जब उसकी मुट्ठी ने रत्न को पकड़ लिया, जबकि चांदी के तंतु उसकी उंगलियों के बीच से बाहर निकल रहे थे। जब मॉड ने विनकुलम को हासिल करने की लागत के बारे में सोचा तो उसका दिल दुखने लगा और उसने पावर डाउन विनकुलम को इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि उसके टूटे हुए रत्न के बाकी हिस्से छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गए, इससे पहले कि वह उसे जमीन पर गिरा दे। चलो चलते हैं, उसने वाइकर से कहा और कमरे से बाहर हेड्रॉन हवेली से बाहर निकल गया, कुछ हद तक इस पूरे अनुभव को अपने पीछे छोड़ने के लिए तैयार। अच्छा, लगभग। हेनरी के लंगड़े शरीर पर एक नज़र डालने के साथ मॉड एलेरिक को याद आया कि उसके पास अभी भी इस अनुभव का एक आखिरी हिस्सा बाकी था और उसका दिमाग तेजी से ये तय करने में लगा कि उसे जो नुकसान हुआ था उसे कम करने के लिए इसका सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जाए। मॉड एलेरिक और उनके वाइकर्स के दल द्वारा हेनरी और येलेना के लंगड़े शवों के साथ हेड्रॉन मैंशन से निकलने के लगभग आधे घंटे बाद 3 घोड़े दौड़ते हुए आए। हे भगवान, चार्ल्स ने आंगन में ढेरों शवों और क्षतिग्रस्त मैंशन को देखकर कहा। यहाँ क्या हुआ? बंदूकें। दाना ने लाशों का अध्ययन करने के लिए अपनी आंखों से बारिश की बूंदें झपकाईं। उन सभी को गोली लगी थी। मैं अंदर खोजूंगा, डेवन ने कहा और मैंशन में चलने के लिए अपने घोड़े से उतर गया। घोड़ों को हिचिंग पोस्ट पर बांधने के बाद दाना और चार्ल्स उनके पीछे पीछे चले गए। तीनों घोड़ों पर सोने की थैलियां लगी हुई थीं, लेकिन किसी ने भी इसके बारे में चिंता करने के बारे में नहीं सोचा। कम से कम अभी तो नहीं। तब तो नहीं जब उन्हें सबसे बुरा होने का डर था। जब फर्श का अधिकांश हिस्सा ढह गया था तो उन्होंने अपनी खोज निचली मंजिल पर केंद्रित की और बहुत समय नहीं लगा इससे पहले कि वे शव वाले एकमात्र कमरे के अंदर पहुंच गए। डेवन उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गया। यह एंगस है, उसने कहा। तुम कैसे जान सकते हो? दाना ने पूछा, जो सही था क्योंकि शरीर काफी बुरी तरह से जल चुका था। मैं बस जानता हूं, डेवन ने गंभीर स्वर में कहा। चार्ल्स कमरे में घूमा और चांदी के टेंटेकल्स वाला एक टूटा हुआ गहना पाया। दाना, मुझे लगता है कि वह सही है, उसने कहा। देखो, क्या ये वह वस्तु नहीं है जो एंगस की छाती पर हुआ करती थी? दाना ने उसे ले लिया। इसमें रत्न नहीं है, लेकिन यह ऐसा ही दिखता है, उसने कहा। ये रहा रत्न, चार्ल्स ने कहा और क्षतिग्रस्त वस्तु के बगल में जमीन पर मिले बैंगनी रत्न के टूटे हुए टुकड़े उठाए। दाना ने आह भरी। तो इसकी पुष्टि हो गई, उसने कहा। यह एंगस है। हेनरी, डेवन ने अचानक कहा। क्या? चार्ल्स ने भौहें चढ़ाकर पूछा। हेनरी ने ऐसा किया, डेवोन ने कहा और एंगस की छाती पर गोलियों के निशानों की ओर इशारा किया, जिसमें से एक उसके सिर में लगी थी। चलो, तुम गंभीर नहीं हो सकते, दाना ने कहा। क्या तुम भूल गए हो कि हमने किसको लूटा था? कृपया, वाइकर्स बंदूकों से नहीं लड़ते, डेवोन ने कहा। और सिटी गार्ड्स जिन्होंने हमारा पीछा किया? चार्ल्स ने पूछा। हाँ, वे, दाना ने कहा, वे उनका पीछा करके यहाँ आ सकते थे। डेवोन ने नाक भान से कुड़ी। कृपया, वे लोग बेकार थे। अगर योजना भागने की नहीं होती तो मैं उन्हें पकड़ सकता था। वे एंगस को कभी नहीं हरा सकते थे, न तो उसके सीने पर वह चीज़ लगने से पहले और न ही उसके बाद। हेनरी ने ऐसा किया। डेवोन, दाना ने शुरू किया। दाना, उसने ऐसा किया, डेवोन ने जोर देकर कहा। चारों ओर देखो, क्या तुम उसे देख रहे हो? मुझे ये लेना भी नहीं दिख रही। क्या इसका मतलब है कि वह इसमें शामिल थी? दाना ने पूछा। उसकी आवाज़ साफ थी कि वह व्यंग्यात्मक थी। हालांकि डेवोन ने इसे गंभीरता से लिया। किसी को हवेली जलानी ही थी। चुड़ैल से बेहतर कौन हो सकता है? हे भगवान, दाना ने झल्लाकर कहा। बस तुम दोनों, चार्ल्स ने कहा। हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं बचा है, हमें जाना होगा। स्टीफन और ट्रिस का क्या? दाना ने पूछा। क्या तुम उनके लिए ब्लैक मैनर वापस आओगे? चार्ल्स ने पूछा और वह चुप हो गई। इसका सामना करो, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, चार्ल्स ने कहा और फिर एंगस के जले हुए शरीर की ओर हाथ हिलाया। अब वास्तव में कोई हम भी नहीं है। डायोनिसियो गैंग का अंत एंगस के साथ हुआ। तो अब क्या? डेवोन ने अपना सिर झुकाया और एंगस के लिए एक निजी क्षण का मौन रखा। तो डेना ने पूछा। एक अंतिम श्रद्धांजलि। चार्ल्स ने कंधे उचकाए। हम आगे बढ़ते हैं, उसने कहा। हम जीवित रहने की कोशिश करते हैं। चार्ल्स ने कंधे उचकाए और हेड्रॉन हवेली से बाहर चला गया और अपने घोड़े को हिचिंग पोस्ट से ढीला करके सैडल में बैठ गया। डेना और डेवोन उसे अपने घोड़े को घुमाते हुए देखने के लिए बाहर आए, जो सवारी करने के लिए तैयार था। तुम कहाँ जाओगे? डेना ने पूछा। यहाँ से दूर, एक ऐसा शहर ढूंढो जहाँ मैं छिप सकूं और वहाँ से खुद को कुछ बनाने की कोशिश करूं।
मेरा मतलब है, मेरे पास सोना है। हम तुम्हारे साथ सवारी करेंगे, डेना ने कहा और एक उठी हुई भौं के साथ डेवोन की ओर देखा। डेवन ने कंधे उचकाए। ये ठीक लगता है। जब तक हमें साथ रहने की ज़रूरत न हो, हम साथ रह सकते हैं, उसने कहा और फिर उसकी भूरी आंखें लाल हो गईं और उसने कसम खाई। लेकिन अगर मुझे कभी वह छोटा सा शैतान फिर से मिला तो मैं उसे अपने नंगे हाथों से चीर दूंगा। और इस तरह कुछ ही मिनटों में तीनों अपने घोड़ों पर वापस आ गए और मूसलाधार बारिश के बीच एक साथ सवारी करते हुए चले गए, अपनी गैंग बैंगिंग जिंदगी को पीछे छोड़ते हुए, उस भारी लूट के बोझ तले दबे हुए जिसे अब उन्हें साझा करने की कोई बाध्यता नहीं थी। ठंड। हेनरी कांपते हुए और उलझन में जाग उठा। ये कहाँ है? उसने बुदबुदाया जबकि उसके हाथ उस जमीन पर घूम रहे थे जिस पर वह लेटा हुआ था। ये धातु है। हेनरी अचानक उठ खड़ा हुआ और जब उसका सिर धातु की छत से टकराया तो वह सिहर उठा। वह चिल्लाया, ये कहाँ है? अब जाकर उसे ठीक से पता चला कि वह कहाँ था। ये स्पष्ट रूप से किसी प्रकार का धातु का पिंजरा था जिसमें जमीन पर इतनी जगह थी कि वह उस पर मुड़ा हुआ लेट सकता था, लेकिन इतना ऊंचा नहीं था कि वह अपनी पूरी ऊंचाई को सहारा दे सके। हेनरी की आंखों ने पिंजरे में प्रकाश के एकमात्र स्रोत को आसानी से ढूंढ लिया, एक सलाखों वाली खिड़की जिसमें एक मानव सिर के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी, नहीं भागने की कोशिश में एक पूरा शरीर फिट हो सकता था। अपने घुटनों पर हेनरी खिड़की के पास गया और लोहे की सलाखों के बीच अपना चेहरा जितना हो सके दबाया और चिल्लाया, ओई, क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? एक हंसी की आवाज़ आई और एक घोड़ा पिंजरे के किनारे पर चला गया। सवार एक दाढ़ी वाला आदमी था जिसने हेनरी को एक टेढ़ी मुस्कान दी। तो तुम आखिरकार जाग गए। वाह, तुम्हारे फेफड़े ठीक हैं। 4 दिनों तक सोने के बाद तुम्हें अच्छी तरह से आराम मिला होगा। तुम एक लॉक की तरह बाहर थे, तुम आलसी हो, आदमी ने हंसते हुए कहा और फिर कहा, ये जानकर अच्छा लगा कि तुम व्यवहार्य माल हो। क्योंकि घोड़ा अपने पिंजरे के साथ तालमेल रखने के लिए दौड़ रहा था, हेनरी को पहली बार एहसास हुआ कि वह आगे बढ़ रहा था। वह धुंधला परिदृश्य कैसे चूक गया, यह एक रहस्य था। कार्गो। हेनरी ने उलझन में शब्द दोहराया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आदमी ने भौहें उठाए। क्या स्पष्ट नहीं है? उसने पूछा और हेनरी की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह धीरे धीरे प्रत्येक शब्द को लगभग स्पष्ट रूप से बोल रहा था। तुम कार्गो हो। उस आदमी ने अपना हाथ नीचे कर लिया और हेनरी की ओर मुस्कुराता रहा, जिसकी आंखें सलाखों के बीच बड़ी हो गई थीं। मॉर्ड एलेरिक को आपकी व्यवहार्यता को साबित करने के लिए बहुत कुछ समझाना पड़ा। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि आप मृत होने का नाटक कर रहे थे। रुको, मॉर्ड एलेरिक, ब्लैक मैनर के भगवान, हेनरी ने पूछा। अगर आप नाम जानते हैं तो आप जानते हैं कि सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो इस नाम से जाना जाता है। उसने मुझे तुम्हें बेच दिया। आदमी ने सिर हिलाया। वास्तव में उसने ऐसा किया? क्यों? हेनरी ने पूछा। अगर मॉर्ड एलेरिक हेड्रॉन मैंशन में उसके पास पहुंच गया था तो उसने उसे क्यों नहीं मार दिया? ऐसा नहीं है कि हेनरी मरने के बारे में शिकायत कर रहा था, बेशक। बस उसका जिज्ञासु मन सोच रहा था। आदमी ने कंधे उचकाए। उसने नुकसान की भरपाई करने और क्या क्या नहीं करने के बारे में कुछ कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह सब किस बारे में है और मुझे परवाह नहीं है। विनकुलम, हेनरी ने महसूस किया, उसका मतलब क्षतिग्रस्त विनकुलम से होने वाले नुकसान से था। हेनरी ने इस पर मुस्कुराहट बिखेरी। ध्यान रहे, यह कोई खुशी वाली मुस्कान नहीं थी। यह आत्महीनता वाली मुस्कान थी, क्योंकि उसे पता था कि वह इतनी शक्तिशाली जादुई वस्तु के लिए इतनी ऊंची कीमत नहीं ले सकता था। उस आदमी ने आगे कहा, वैसे भी, उसने कहा, जहां तक मैं जानता हूं, मॉर्ड एलेरिक एक जादूगर होने के नाते वाइकर बनाने के बारे में ही है। लेकिन तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों को वाइकर नहीं बनाया जा सकता। रुको, हमारे जैसे लोग? हेनरी ने पूछा, इसका क्या मतलब है? उस आदमी ने आंखें घुमाई। तुम जागृत हो, है न? तुम्हारे पास मन है न? ठीक है, हेनरी ने कहना शुरू किया कि उसे यकीन नहीं है कि इसे स्वीकार करना बुद्धिमानी होगी या नहीं। उस आदमी ने बीच में टोका, मुझे पता है कि तुम ऐसा करते हो, इसीलिए मेरे नियोक्ता ने तुम्हें खरीदा है। इसके बिना तुम उसके लिए बेकार हो जाओगे। तुम वह काम करोगे जिसके लिए वह भाड़े के सैनिकों को पैसे देता, लेकिन तुम ये काम बहुत कम पैसे में करोगे। तुम ये काम मुफ्त में करोगे। उस आदमी ने अपने शब्दों को प्रशंसा की एक हंसी के साथ समाप्त किया, जो संभवतः उसके नियोक्ता की व्यावसायिक समझ पर निर्देशित थी। तुम्हारा नियोक्ता कौन है? हेनरी ने पूछा। कोई बात नहीं, आदमी ने कहा और अपने मुंह से क्लिक की आवाज के साथ उसने अपने घोड़े को आगे बढ़ने के लिए कहा। अरे, हेनरी ने पुकारा, अरे, यहाँ वापस आओ। हेनरी ने जितना हो सके उतनी जोर से पुकारा, लेकिन अगर आदमी ने सुना और हेनरी को यकीन था कि उसने सुना था तो उसने उसे अनदेखा करना बहुत अच्छा किया। भाड़ में जाओ, हेनरी ने पिंजरे के नीचे गिरते हुए कहा। मुझे यहाँ से भागना है, उसने अपने शब्दों में एक उलझन भरे स्वर के साथ बड़बड़ाया। मुझे करना ही होगा। भागने के सभी विचार तुरंत रुक गए क्योंकि हेनरी की कलाई से दर्द उसके मस्तिष्क में घुस गया।
ऐसा लगा जैसे उसके सभी तंत्रिका अंत बिजली के कई भारी झटकों से प्रभावित हुए थे, जिसने अंततः उसके मानसिक सिनेप्स को गड़बड़ कर दिया और उसे अपने पिंजरे के ठंडे धातु के आधार पर ऐंठन होने लगी। जब दर्द खत्म हो गया तो हेनरी की आंखें भय से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और देखा कि उसकी कलाई के चारों ओर एक धातु का कफ बंधा हुआ था। कफ रहस्यमय प्रतीकों से चमक रहा था और अब केवल मंद होने लगा। यह क्या है? हेनरी ने पूछा और इसे खींचने का प्रयास करने के लिए अपने बाएं हाथ से इसे पकड़ लिया। पहले वाला दर्द और भी तेज हो गया और 1 मिनट तक रहा, जब हेनरी पिंजरे की सीमित जगह में जितना हो सके उतना तड़पता और मुड़ता रहा। मज़ा आ रहा है। उस आदमी की आवाज़ सुनकर हेनरी ने खुद को पिंजरे के धातु के आधार से खींच लिया और छोटी खिड़की की ओर संघर्ष करते हुए अपनी कलाई पर धातु के कफ को दबाया। सलाखों को छूते हुए वह चिल्लाया, यह क्या चीज़ है? वह आदमी मुस्कुराया, यह एक कंट्रोल कफ है। हो सकता है कि यह आपकी कलाई पर हो, लेकिन यह आपके मस्तिष्क से कहीं ज़्यादा जुड़ा हुआ है। क्या आपको भागने के विचार आते हैं? आपको चोट लगती है? उस आदमी ने अपने घोड़े की लगाम से एक हाथ हटाया और उसे ऊपर उठाकर दिखाया कि उसकी कलाई पर भी एक कफ है। क्या आप इससे बहुत दूर चले जाते हैं? आपको चोट लगती है? क्या आपको मुझ पर हमला करने के विचार आते हैं? आपको चोट लगती है? तो अब जब तुम्हें पता है, तो अगली बार जब तुम्हें चोट लगेगी तो तुम्हें पता चलेगा कि यह सब तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? हेनरी ने सलाखों के बीच से चिल्लाते हुए अपना हाथ पीछे खींचा। तुम कमीने! अपनी इन्वेंट्री में हाथ डालते हुए हेनरी ने हाइड्रा का डंक निकाला, लेकिन इससे पहले कि वह निशाना लगा पाता, दर्द ने उसे जकड़ लिया और बंदूक पिंजरे के धातु के आधार से टकरा गई और उसी समय वह धड़ाम से गिर पड़ा। हेनरी ने अपनी आवाज़ में और भी ज्यादा दर्द के साथ चिल्लाया। वह आदमी हंसा। मैंने कहा था, उसने कहा और अपने मुंह से क्लिक की आवाज़ के साथ उसने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया। जब दर्द कम हुआ तो हेनरी को एक विचार आया, और यह जानते हुए कि इस पर विचार करने से उसे और अधिक दर्द होगा, उसने बस काम किया। अल्मिनिस्टर का ब्रांड उसकी दाहिनी हथेली में दिखाई दिया और चमकीला जल गया। एक अंडाकार पोर्टल दिखाई दिया। यह उतना लंबा नहीं था जितना कि यह आमतौर पर होता है और ऐसा लग रहा था कि यह संघनित हो गया है। पिंजरे में फिट हो जाओ। हेनरी को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने खुद को पिंजरे की ओर खींचा, लेकिन वह मुश्किल से 1 इंच आगे बढ़ा था जब दर्द वापस आ गया और ऐंठन के साथ वह चिल्लाने लगा। जब दर्द चला गया, हेनरी जमीन पर पड़ा रहा। उसका शरीर छिटपुट अंतराल पर हिल रहा था। वह सोच रहा था कि क्या उसका दिमाग अभी भी ठीक से काम कर रहा है जब उसकी आंखों के सामने एक स्क्रीन प्रोजेक्ट हुई, क्योंकि उसे एक अलर्ट मिला जो अब बहुत परिचित था। ग्रैंड क्वेस्ट अपडेट किया गया। मुख्य क्वेस्ट, भागना। क्वेस्ट विवरण: एक अपमानित लॉर्ड द्वारा बेचा गया और अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ रहा है। चीजें आपके लिए ठीक नहीं लग रही हैं। आपको बांधने वाली बेड़ियों कफ से मुक्त हो जाओ और कैद से भाग जाओ। पुरस्कार: स्तर जोड़ दो। हेनरी ने स्क्रीन के माध्यम से पढ़ते हुए एक भान उठाए। क्वेस्ट विवरण बहुत साधारण था। आखिरकार ऐसा नहीं था कि वह कैद में रहना चाहता था या योजना बना रहा था। वह भागने की कोशिश करता, चाहे ऐसा करने के लिए कोई खोज हो या न हो। हालांकि इनाम ने हेनरी की नज़र को वास्तव में आकर्षित किया। स्तर जोड़ दो, उसने सोचा। दिलचस्प नया इनाम प्रारूप, और बहुत स्वागत योग्य भी। सिस्टम में तीसरे पक्ष को बांधने की असाधारण उपलब्धि हासिल करने के लिए आपका इनाम तय हो गया है। ओह, हेनरी ने सोचा, और नर्क, उसकी लपटों और उससे मिले राक्षसी संरक्षक की याद उसके रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। आपको चेतावनी दी गई थी, लेकिन आपने अवज्ञा की और खुद को और सिस्टम को एक नारकीय स्पॉन से बांध दिया, और इस तरह आपने खुद को और सिस्टम को संभावित प्रतिकूल समझौतों के लिए खोल दिया। क्या यह मेरा इनाम है? ये बताया जाना कि मैं गलत था। हेनरी ने अपने होठों को हिलाते हुए पूछा। संदेश जारी रहा। फिर भी आपके नासमझ कार्यों के अंतिम परिणामों की परवाह किए बिना आपने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जिसके बारे में सिस्टम ने नहीं सोचा था या उम्मीद नहीं की थी कि आप इसे हासिल करेंगे। पुरस्कार के रूप में आपको कौशल प्रदान किया गया है, आर्कैन टेपेस्ट्री। यह आने वाली परेशानियों के खिलाफ आपकी अच्छी सेवा करेगा। शुभकामनाएं।